एक निंदक जो है क्या करता है कि हर हर अवसर में भी वो चुनौती ढूँढता है और जो दूरदर्शी व्यक्ति है वो हर चुनौती में अवसर ढूँढता है। सरकार में आप हो तो आप जो भी निर्णय लोगे उस पे उसकी निंदा तो होगी ही होगी। इस कप में यदि आपको नया पानी भरना है, तो पुराना पानी जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे तो नया पानी उसमें नहीं डाल सकते। यानी कि यदि आपका भरा हुआ आप सोच के एक्चुअली मेरे को सब कुछ आता है तो आप तो ये जुनून जो मैंने देखा और ये चाह देखी ये बहुत अहम था मेरे अनुसार। ये बहुत एक ख़ासियत और दूसरा कठिन निर्णय लेने की जो एक ताकत है। मेहनत जो है आवश्यक है लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। मेरे जीवन को यदि समझना है तो उसको एक्चुअली उसके लिए मेरे पिताजी और उनका जीवन समझना बहुत ज़रूरी है। मुझ में जो भारतीय संस्कृति के प्रति जो इतना आदर है, वो उन्हीं के कारण आया है क्योंकि उन्होंने एक्चुअली एक्सपोज़ किया है उस पे। 8 अक्टूबर 2021 को जो स्टेटमेंट मैंने डाला था, अभी भी वो ट्विटर में है। वो स्टेटमेंट मैंने जो लिखा था वो सब सच है। मैं ये नहीं कि तब कुछ अलग तरीके से बता रहा था पॉलिटिकली करेक्ट ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं मतलब एकदम साफ-सुथरा इंसान हूँ मैं। जो कहता हूँ मेरे में जो अंदर भावना रहती है वही कहता हूँ मैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का जो मौका मिला, वो मेरे लिए एक मेरे मेरे जीवन का एक बहुत ही एक सुंदर मतलब सुंदर इसलिए कि इतना मुझे संतुष्टि मिली जब जो जो देश के बारे में सोचने का तो उसमें नकारात्मक चीज़ें कुछ भी नहीं थी। जो मिडल इनकम ट्रैप जो है वो डेस्टिनी नहीं है, वो उससे भारत भी उभर के आ सकता है अच्छी नीतियाँ अमल करके। एक एक मानव जीवन में एक्चुअली हमेशा एक एक द्वंद्व रहता है कि मतलब कितना जो है वो सिर्फ़ किस्मत है और कितना मेहनत है। तो ये तो मेरे अनुसार एक्चुअली हमें मेहनत करना जो हमारा कर्म करना जो है हमारा मतलब वो ज़िम्मेदारी है। तो वैसे ही देश को भी कर्म करना ताकि हम वो मिडल इनकम ट्रैप में ना फँसे रहें, वो कर्म करना और देश का कर्म क्या है एक्चुअली अच्छी नीतियाँ बनाना वो करना ज़रूरी है। जब वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं, तो वेलफेयर और रोज़गार पे जैसे ध्यान देते हैं, उन चीज़ों पे वो भी वो सामूहिक विकास के लिए बहुत अहम है। यानी कि एक ही नीति को लेके आप दोनों करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा आपको। क्लैरिटी जो है बहुत अहम है। हमारे जो स्टील फ्रेम में इसमें एक्सपर्ट लाने की बहुत ज़रूरत है। छोटी कंपनी है जो एक्चुअली वो बबूले करके जैसे बबल्स के रूप में रहती हैं, वो उभरती हैं और मर भी जाती हैं कई बार एक्चुअली। लेकिन जो जिस कंपनी में क्षमता होती है कि वो छोटा बच्चा जैसा है लेकिन विशाल बने, वो रोज़गार बनाती है। इसलिए ध्यान देना बहुत हमारे अर्थव्यवस्था में रोज़गार बनना है, तो पूंजीपतियों की जो विलेन बनाने की जो हमारी जो जो धारणा है, इसको हमें एक्चुअली इस धारणा को हटाना पड़ेगा। जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, उसका स्तर वैसा ही है जो निजी स्कूलों में। ये सरकार को ध्यान देना है। वैसे ही सरकारी अस्पताल में जब गए तब आपकी मतलब जो जो स्वास्थ्य पे जो ध्यान दिया जाता है, जो वहाँ पे वही उसी स्तर का हो, ये सरकार का काफ़ी दारोमदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। के सुब्रमण्यम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2018 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में आपकी अपनी व्याप्ति रही। आपकी एक पुस्तक आई है, इंडिया एट 100, इन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। इस पुस्तक में दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं उनको चौंकाते हुए सुब्रमण्यन लिखते हैं कि भारत सरकार अगर इन बिंदुओं पर काम करे, कुल गिनती करके 4 स्तंभों की बात करते हैं, तो दुनिया की जो गोल्डमैन सैक्स जैसे जो आर्थिक कंपनियां हैं जो ये अनुमान लगाती हैं कि भारत 2075 में शायद 50 ट्रिलियन इकोनॉमी को छू ले। सुब्रमण्यम का कहना है कि अगर ये काम करोगे तो 2075 नहीं, 2047 में ही आप 55
ट्रिलियन जो है इकोनॉमी को छू लूँ। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है और ये किताब जो पढ़ते हुए इसलिए भी बहुत आनंद आता है कि बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिन पर हम लोग एक लंबी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत सबसे पहले तो सुलेमान मंच। मेरा सौभाग्य जयप्रकाश जी आपके साथ इसमें वार्तालाप करने का। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि आपका अपना जीवन, मैं पहले शुरुआत आपके जीवन से करना चाहूँगा और इस किताब में जो आर्थिक जटिलताओं को इतनी सहजता से सुलझाने की कोशिश करती है और भारत जैसे राष्ट्र के लिए उस स्वप्न को दिखाती है जिसको देखना हर भारतीय का सपना हो सकता है। बड़े-बड़े अर्थशास्त्री जिस काम को करने से हिचकते हैं या सरकारों के लिए जिस चुनौती को आप सामने रखते हैं और जिस भारत की बात करते हैं आप, वैसा व्यक्ति इतना सहज संवेदनशील हो सकता है। यह इस पुस्तक पर जो आपने समर्पण किया है अपने पिताजी को, इसको पढ़ते हुए पता नहीं क्यों बहुत इमोशनल मैं हो गया था और मुझे लगता है कि कोई भी जो इस किताब को पढ़ेगा वह इसे पढ़ते हुए भावुक हो जाएगा। मैं खुद बहुत भावुक था जब मैं इस ये तो अब शब्द कितना ही भावनाओं को बांध पाए, कोशिश की है कि हमारे पिताजी का और हमारे माता पिता दोनों का बहुत बहुत मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत उपकार है। बहुत साधारण परिवार से आता हूँ मैं। तो हमारे पिताजी जो सपने वो खुद नहीं जी पाए, उन्होंने एक्चुअली हम पे, मैं और मेरा एक छोटा भाई है, दोनों के लिए उन्होंने किया। तो आज वो है नहीं, लेकिन बहुत उपकार है। मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि अभी आप आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार होना 17वें भारत के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सही है, 17वें मुख्य। आपके आंकड़े सही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस बचपन की बात आप कर रहे हैं, वो बचपन कैसा था? कहाँ आपने शुरुआत की? और ये सोचना कि आप अभी वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, हमारी इस बातचीत के तुरंत बाद आप अभी चले जाएँगे। लगातार जो शैक्षणिक आपका विकास रहा है, वह किस क्रम में चला? ताकि हमारे युवा भारत जो आज है और जो हमारे कार्यक्रम को देख रहा है, वो केवल ये ना समझे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार बन जाना या अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ में रहना, काम करना, कोई साधारण घर के बच्चे भी वहाँ पहुँच सकते हैं। पहुँच सकते हैं एक्चुअली। मेरे अनुसार तो मेहनत सबसे ज़्यादा, यदि हमारे हमारे माता पिता ने कोई सीख दी हमें, बस यही सीख दी कि मेहनत करो और ईश्वर पे विश्वास रखो, और सही सही काम करो। नियत की सीख दी और मेहनत की सीख दी, और इन दोनों को मिला के ही जो भी हुआ है। अब इसमें तो ये तो मैं ज़रूर मानूँगा कि कुछ अच्छा होने के लिए कई बार आप वो ईश्वर की कृपा मान लें या फिर बड़ों का आशीर्वाद मान लें, जो भी सब वो मिल के आना पड़ता है। सिर्फ़ मेहनत जो है आवश्यक है, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। वो सिर्फ़ ये सब चीज़ें जो हम साइंटिफिकली मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन इनका उनका मेल खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाँ, मैंने जैसे यदि मेरा मे मु मेरे मेरे जीवन का यदि समझना है, तो उसको एक्चुअली उसके लिए मेरे पिताजी और उनका जीवन समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा था कि बहुत साधारण परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी का नाम कृष्णमूर्ति था, वो 8वें अपने इसमें इसलिए कृष्ण रखा गया था उनका नाम। और वो, लेकिन हम उनके पिताजी जब वो 7 साल के थे तब गुज़र गए। तो तब उसके बाद जो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी करी, वो सिर्फ़ इसीलिए कि हमारे ताऊ जी, मतलब हमारे पिताजी के जो बड़े भाई और हमारे पिताजी के दीदी, उन्होंने सहायता करी, जिससे जाके वो स्कूल की पढ़ाई कर पाए। तो उनको आगे पढ़ने का बहुत बहुत शौक़ था। मैं एक वाक़या इसमें जब हमेशा बहुत भावुक हो जाता हूँ। पहली बार जब हमारे पिताजी आईआईटी कानपुर आए, तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे लाइब्रेरी में लेके गया था मैं सब जगह दिखाने के लिए। लाइब्रेरी में बस यूँ बैठे तो एक्चुअली फिर बोलते हैं कि तब बोलते हैं
मेरी इच्छा है कि अगले जन्म में एटलीस्ट अगले जन्म में मुझे इस तरह की जगह में पढ़ने का मौका मिले। तो वो जो है मैं तब शायद 18-19 का था। 18-19 में ये बात जो है उसकी गहराई समझ में नहीं आती। लेकिन बाद में जब आप उसी को आप रिप्ले करते हो, तब उसका उसका जो कितना कितना अहम है वो समझ में आता है। तो अम, खुद उनको तो वो तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि बच्चों को पढ़ाना है। और वो क्लार्क की नौकरी में थे रेलवेज़ में, और हालाँकि सबसे छोटे थे। कई बार हमारी 2 मतलब जो हम उनके 2 बहन वो विधवा भी हो गई थी, तो उनके परिवार को भी उनको सँभालना था। और हमारे एक और जो ताऊ मंझले वाले ताऊ जी थे, उनको कई बार एक्चुअली उनको भी नौकरी उतनी अच्छी नहीं थी। उनके परिवार जिनके 4 बच्चे, उनको भी कभी-कभी सँभालना पड़ता। तो हालाँकि घर के सबसे छोटे, लेकिन इस तरह का तो क्लर्क इसमें उन्होंने वो दूरदर्शिता दिखाई कि अच्छे स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाएँगे। मैं जब कई बार सोचता हूँ, शायद उनका वेतन रहा होगा तब के समय में, जब मैंने स्कूल शुरू किया तो शायद ₹60 होंगे महीने। मेरी स्कूल की फ़ीस ₹15 तब। और उसका मतलब ₹60 में यदि ₹15 आप स्कूल की फ़ीस देते हैं, लेकिन तब उनको ये ज़रूर लगा कि चलो रेलवे स्कूल में जो है, गवर्नमेंट स्कूल में फिर भेज देते हैं कि वहाँ तो फ्री होगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन तब ये बाद में बताते थे कि एक्चुअली मैं तो मतलब मेरी नौकरी तो है, पैसा तो आएगा बाद में, लेकिन बच्चों को पढ़ने का जो मौका है वो नहीं आएगा। ये दूरदर्शिता जो दिखाई, उसी कारण जो भी बन पाया हूँ मैं, अम, उनका उपकार है। वो आपकी किताब में दिखता है और मुझे लगता है शायद उनके आशीर्वाद और आपकी मेहनत के साथ-साथ उनकी जो कामना और कल्पना थी उसने आपको बनाया। हम बहुत भावुक हो गए हैं इसलिए हम लोग इस बिंदु को मैं छोड़ता हूँ। हम आते हैं इस किताब पे। एक हिंदी में अ, सॉरी नहीं, इट्स ओके। नहीं। हिंदी में एक ये एक्चुअली कृतज्ञता के आँसू हैं मतलब इसमें। नहीं, निश्चित रूप से और हर बच्चे को ये समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कहीं बहुत बड़ी जगह पर पहुँचने के बाद भी आप अब किस तरह से उन लोगों को याद रखते हो जिन्होंने आपके निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा की है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आज जहाँ पे हैं, वहाँ पे अगर इस बात का उल्लेख ना करें तो भी बात चल जाएगी लेकिन मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा था जहाँ उन्होंने लिखा है मैं उसका हिंदी अर्थ बता दूं। आपने लिखा है कि मेरे अप्पा, प्रिय अप्पा, आपका प्यार जो है हमेशा पारदर्शी रहा है, क्रिस्टल क्लियर रहा है। आपने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी आवश्यकताओं को भुला दिया और गरीबी में भी आपने शिक्षा के महत्व को जो आपको नहीं मिला, आपको गरीबी के चलते शिक्षा नहीं मिली, लेकिन हमारे लिए आपने वो रास्ता तैयार किया और आपकी जो कठिनता थी, उसकी गहराई थी, अ, उसमें जो हमारा विश्वास था, हम लोगों में जो विश्वास था और उसके लिए आपने जो हमारे लिए कम्फर्ट, सुविधाएँ तैयार की, अपने कंधों पर तमाम बड़े लोगों का बोझ भी ढोते हुए कह सकते हैं और उसके बीच जो आपने प्यार किया उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता और ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये बहुत छोटी बात है। ये पूरी बात नहीं हो सकती है और इन सब के बीच भी आपके मन में जो देशभक्ति की लौ जलती रही, जो कभी धूमिल नहीं हुई और जिसने गौरव की भावना को हमेशा भरा और उसी के चलते आपने भारतीय रेलवे जिसका आपने उल्लेख किया है उसमें अपनी भूमिका हर दिन दिनचर्या में भूमिका अदा की। अब आप जब सितारों के बीच से हमको देख रहे होंगे तब ये संतुष्ट होंगे कि आपने जो मेहनत का जो वृक्ष लगाया था वह हमारे द्वारा जो है वो प्रस्फुटित हो रहा है और जो गौरव और प्रेम की भावना आपने हम में भरी थी वह लेगेसी अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी हमारे
हर कदम में जिंदा रहेगी। और आप जहाँ भी हैं वहाँ अच्छे से रहें। और मैं आपकी गरिमा, आपकी बलिदान, आपके त्याग को अपने दिल में रखता हूँ। और हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह आपकी देन है। जो भाव है वो इससे भी बहुत गहन बातें लिखी हैं, लेकिन मैंने भावार्थ बताने की कोशिश की। अ, ये जो किताब है, ये जो स्वप्न को दिखाती है, इसको पढ़ते हुए मुझे हम जब छठी कक्षा या 7वीं में थे, मुझे याद नहीं है, हम्म। एक कविता हम लोग पढ़ते थे, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, हाँ। सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पे मेरे। ये भारत जो 100वें साल में जो आप इसका एक स्वप्न देखते हैं हम्म। कि इन स्तंभों पर आगे चल के हम वहाँ पहुँच सकते हैं, कोई मुश्किल, कोई कठिन लक्ष्य प्रधानमंत्री ने नहीं रखा है या पूरी दुनिया जिसे हम्म। आकलन करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत कठिन हम्म। नहीं है। हम्म। आप जब इस समय आईएमएफ में हैं, पहले भी आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो लगातार दुनिया के सबसे अच्छे स्कूलों से रही है। और वैचारिक तौर पे विश्व स्तर पर आपकी बात को जब सुना जा रहा है, तब भारत के लिए यह स्वप्न जो आप देखते हैं, जिसे आप यथार्थ कहते हैं, इस किताब में आप कहते हम्म। हैं, आप ऐसा नहीं है कि केवल एक सपना देखते हैं या कोई नारा दे देते हैं। आपने तमाम बिंदुओं की बात की है। ये किताब आपके दिमाग में कैसे आई और कैसे आपने सोचा कि मुझे ये लिखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। मैं जब 2021 में जब मेरी अवधि समाप्त हो रही थी मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, तब भारत में वो जो 75वां साल आज़ादी का वो चल रहा था। तो तब जब 75वां साल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी तब कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह, कुछ गतिविधियाँ हो रही थी, तब स्वाभाविक तरह से मुझे एक्चुअली मेरा ख्याल जाने लगा कि 100 साल जब भारत का होगा तब कैसा होगा। और चूंकि मैंने ये देखा है, अनुभव किया कि कोई कुछ देश हैं जो इतना प्रगति किया है उन्होंने। तो एक ये एक एक मेरे में अंदर एक इम्पेशंस कह लीजिए वो रहता है कि भारत को भी ऐसा करना है। और जैसे आप कह रहे थे कि जो हमारे पिताजी देशभक्ति की जो बात कर रहे थे, जैसे जब मैं करीब 2001 में जब पीएचडी करने गया, तब मैं कह के गया था उनसे कि मैं वापस आऊँगा, कि उनको ये डर था कि मैं वहीं रह जाऊँगा। और जब मैं आया वापस 2010 में, तब मुझे फिर बाकी एशिया में बाकी स्कूल्स वगैरह से ऑफ़र आने लगे। तो हमारे पिताजी तब बोलते थे कि नहीं, नहीं, यहीं पे रहो। यहाँ पे जो भी तुम्हारा टैक्स है, वो टैक्स जो है वो भारत के जो जो नागरिक हैं उनके पास, उनके इसमें जाए। और जो भी करोगे एक्चुअली इस देश के लिए करना। तो जैसे मेरे को कई बार लगता था कि मैं पीजी नायक कमेटी में था जब आरबीआई के थे, तब वो जीवित थे। तो हालाँकि वो उन्होंने इतना इतना पढ़ाई मतलब फॉर्मली नहीं किया, लेकिन वोरेशियस रीडर थे, बहुत पढ़ते थे एक्चुअली, गीता से लेकर इंडियन फिलॉसफी सब कुछ। और मुझ में जो भारतीय संस्कृति के प्रति जो इतना आदर है, वो उन्हीं के कारण आया है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली एक्सपोज किया है उस पे। तो तब वो ये होता था कि मैं बताता था पूरे करीब 2 ढाई घंटे, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम मीटिंग होती थी आरबीआई में, और बॉम्बे में तब रहते थे एक्चुअली। तो सब पूछते थे कि क्या हुआ, तुमने क्या बोला, और बाकी लोगों ने क्या क्या उसका। तो मैं कई बार एक्चुअली जब मैं सरकार में था, तो मुझे लगता था कि, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कल रात को भी मुझे लग रहा था कि ऐसे ही सोच रहा था, सोचते कि कितना अच्छा लगता मुझे आपको बतलाने में कि पीएम साहब ने ऐसा कहा, एफएम साहब ने ऐसा कहा। तो वो तो ये जो सपना है, आधा तो हमारे पिताजी का ही हम में है कि भारत एकदम उभर के आए उसमें। तो मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको एक्चुअली, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसे देखें, कि ताकि भारत में भी और भारतीयों में, हम में ये विश्वास आए कि हम भी कर सकते हैं। जो जैसे पहला उदाहरण मैं आपको जापान का दूंगा। 1970 से 1995, 25 साल की अवधि। और ये 25 साल की अवधि मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कई बार जब हम पूरा आंकलन ना करें,
तो लगता है कि अरे ये तो एक सपने के रूप में लगता है, लेकिन सपना सच होता हुआ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 25 साल की अवधि में आपकी जो जीडीपी है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसीलिए ये 25 साल की अवधि का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। 1970 में जापान जो करीब 220 बिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी थी। 1995 में 5.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि करीब-करीब 26 गुना, ये दर्शक ध्यान दें, 26 गुना उनकी जीडीपी मल्टीप्लाई हुई। ऐसे ही आप लें तो एक और उदाहरण लें चीन का, और चीन का उदाहरण मैंने पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि दर्शक ये समझेंगे अरे चीन तो डेमोक्रेसी नहीं है, जापान लेकिन डेमोक्रेसी। चीन 1996 से 2021 दोबारा 25 साल की अवधि, उसमें उनकी जो जीडीपी है 22 गुना मल्टीप्लाई हुई। और मैंने जो यहाँ पे अनुमान लगाया है, ये अभी आप 2023 में ले तो भारत का करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर का, तो 15-16 गुना मैंने, तो जापान का जो 26 गुना है या चीन के 22 गुना के मुकाबले उतना महत्वाकांक्षी नहीं है। लेकिन फिर भी 55 ट्रिलियन जब भारत 2047 में और बनेगा, उसमें कि क्या चाहिए, जैसे आपने 4 स्तंभों का बात किया, 4 स्तंभ जाके एक्चुअली मिलजुल के 8% का जो विकास दर है उस पे रुकते हैं। सबसे अहम वो है। और 8% का विकास दर यदि भारत कर पाए औसताना अब से लेकर 2047 तक, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। और तब 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी तो भारत जो है सबसे बड़े जो देश हैं उनके साथ में खड़ा रहेगा। और ये ऐसा एक जो स्थिति है, ये 13वीं सदी या 14वीं सदी में हुआ, जब भारत इतनी बड़ी सारे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में, मतलब सबसे नंबर 1 या नंबर 2 में गिनती होती थी। तो ये जो अवसर है अगला 20-25 साल में अवसर, ये कुछ शताब्दियों में आने वाला अवसर है, ये कुछ दशकों में आने वाला अवसर नहीं है। तो इतनी महत्ता है इसकी, इसीलिए 8% विकास दर के लिए जो हमें करना है, जो नीतियाँ बनानी है और जो 4 स्तंभों पे काम करना है, ये मेरे अनुसार ये बहुत ऐतिहासिक, तो मैं वो शब्द भी इसको एक्चुअली इसकी जो महत्ता है उसको पूरा भर नहीं सकता। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि आप भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और आपने जाने के समय, जब आप यहाँ से जा रहे थे, आप गए ही क्यों? क्योंकि आपके जाने को लेकर बहुत सारी बातें मीडिया में कही जाती हैं, और ऐसे समय में जब आप इस तरह का विचार, मतलब आपका प्रारब्ध भी, आपके पिताजी की परवरिश भी, और प्रधानमंत्री खुद आपकी बात सुन रहे थे। देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार होना कोई सामान्य बात नहीं है। एक ऐतिहासिक अवसर आपको मिला था, और जिस इतिहास को रचने की बात आप इस किताब में कर रहे हैं और या जिस इतिहास को आप बड़े ही विश्वास के साथ बता रहे हैं कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, मैं केवल 8% विकास दर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कर लो तो हम पहुँच जाएंगे। तो आप गए क्यों? देखिए, मैंने जो अपना 8 अक्टूबर 2021 को जो स्टेटमेंट मैंने डाला था, अभी भी वो ट्विटर में है। वो स्टेटमेंट में मैंने जो लिखा था वो सब सच है। मैं ये नहीं कि तब कुछ अलग तरीके से बता रहा था, पॉलिटिकली करेक्ट ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं मतलब एकदम साफ सुथरा इंसान हूँ मैं। जो कहता हूँ, मेरे में जो अंदर भावना रहती है वही कहता हूँ मैं। सच बात ये है कि हमारे मेरा बेटा जो है तब 11वीं में था, और मैं खुद, जैसे मैं बता रहा था कि यदि हमारे पिताजी हम पे ध्यान नहीं देते, वो जो तब 11वीं-12वीं में, तो तब मैं और मेरे भाई इस तरह अच्छी पढ़ाई करके आ नहीं सकते थे। तो ये जो एक द्वंद्व था कि मैं अपना इसमें, और एक और इसमें भी एक्चुअली हमारे पिताजी का प्रभाव बहुत था। एक छोटा-सा वाक़या हुआ था, जब मैं बताता हूँ कि शायद 2014 का होगा। मेरा बेटा 2-3 दिन उसकी तबीयत ख़राब थी तो स्कूल नहीं गया था। तो फिर 2-3 दिन के बाद स्कूल जब गया, तो वापस आया, तो एक्चुअली तो हमारी श्रीमती जी ने उनसे, बच्चे से पूछा कि, मेरे बेटे का नाम ऋषभ है, तो पूछा कि 2 दिन जो स्कूल नहीं गए थे उसमें जो पढ़ाई हुई तूने पूछा क्या, कि या अपने दोस्तों से या टीचर से पूछा? तो उसने बोला कि नहीं।
और तब शायद मेरे मेरे ख्याल में शायद चौथी में रहा होगा, चौथी में या तुम मैं और हमारे पिताजी तब बैठे हुए और मैंने कुछ कहा नहीं। तो हमारे पिताजी को हम पे इतना गुस्सा आया, तो अब बोलते हैं कि तुम लाड प्यार से तुम इस बच्चे को बर्बाद करोगे। तुम्हारी बीवी पूछ रही है, तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो कि पढ़ाई। उसके बाद जो उन्होंने कहा एक चीज जो एक्चुअली रह गया मेरे साथ, तो बोलते हैं कि मैं चंद वर्षों में शायद रहूं ना रहूं, लेकिन तुमने यदि लाड़ प्यार से बच्चों को यदि उनकी भविष्य को बर्बाद किया ना, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुमको। और तब तब तो ये बात जो है एक्चुअली, और मुझे ये लगता था कि वो 11-12 जो होता है तब काफ़ी बहुत अहम होता है। यदि एक अच्छी जगह पढ़ने चला जाए बच्चा, तो उसके बाद फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत। तो मैंने पीएम साहब से भी यही कहा था कि सर मुझे 2 साल दे दीजिए। ये मैं 2 साल जो हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया, ये मेरे लिए करना, ये मेरा 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 मेरी मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे ज़माना है। देश के प्रति भी ज़िम्मेदारी है। मैं 3 साल में उस समय मैंने किया था। मुझे लगा कि एक्चुअली, और मैंने ये भी कहा था कि मैं हैदराबाद में ही रहूँगा। और जब भी आप जो भी कहें एक्चुअली, वो तो आज भी मेरा ये रहता है कि किसी भी चीज़ पे काम करने को कहें तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। उसमें एक्चुअली देश के लिए काम करना जो है वो इतना बड़ा सौभाग्य मुझे, मैं सच में 3 साल मुझे लगता था कि इस तरह का सौभाग्य, वो भी कोविड के समय में देश के लिए योगदान देना जो है वो एक 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 जन्म की मतलब प्रिविलेज नहीं है। वो एक्चुअली काफ़ी जन्मों में ऐसा एक अवसर आता है। तो मैं तो तत्पर, तो यही मैंने कहा था और सच बात यही है। क्योंकि जैसे लोग स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं कि मैं आज भी यदि एक्चुअली मैं देखूं, तो वो 3 साल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का जो मौका मिला, वो मेरे लिए मेरे मेरे जीवन का एक बहुत ही एक सुंदर इसलिए कि इतना मुझे संतुष्टि मिली जब देश के बारे में सोचने का, तो उसमें नकारात्मक चीजें कुछ भी नहीं थी। और वो मैं आज अभी करीब करीब 3 साल हो आए हैं। तो जो मैंने तब कहा था वही मैं आज भी कह रहा हूँ, और उसमें कोई और बात नहीं है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, इस किताब में इंडिया एट 100 में आप भूमिका की शुरुआत जो करते हैं वो आशंकाओं के साथ करते हैं। आप इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब मैं ये आंकड़ा दूंगा या जब मैं ये कल्पना करूंगा कि भारत 2047 में 55 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर सकता है, तो भले ही मैं सारे तर्क दे रहा हूँ, सारी बातें कह रहा हूँ और तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन इसकी आलोचना जरूर होगी, इस पर संशय जरूर होगा, आशंका जरूर होगी। इसकी क्या वजह थी कि आपको भूमिका के शुरुआती पन्नों में ही ये स्पष्ट करना पड़ा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं 2018 से 2021 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार था। मैं पहली जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब सीए के रूप में, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, जीडीपी जो है 5.3% आई। और जो तब फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह में जो जो प्रॉब्लम्स थी उसके कारण आई। और उसके बाद जब महामारी का दौर आया, तब लॉकडाउन हुआ। उम, और इससे पहले भी जब जब वो कोविड से पहले जब जीडीपी गिर रहा था, तब बहुत सारे ऐसे जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अम, हमारे इकोनॉमी को की निंदा ही करते हैं। मेरा ये मतलब ये दृष्टिकोण रहा है कि किसी व्यक्ति को ले ले या फिर एक देश भी व्यक्तियों से बनता है। हर व्यक्ति में काफ़ी सारे गुण होते हैं। शायद एक आध जो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली उसी वही इंसान बनाता है, जो कि बहुत कुछ ऐब भी होते हैं। लेकिन ये हमारा दृष्टिकोण होता है कि मैं गुणों पे ध्यान दूँ या कि ऐबों पे ध्यान दूँ। मेरा हमेशा दृष्टिकोण रहता है कि मैं गुण पे ध्यान दूँ, ताकि कि जब मैं काम करता था, एक बहुत बहुत ही अच्छा एक विचार एक हमारे सीनियर ने कहा कि पीपल आर ईदर अ प्रॉब्लम और अ सॉल्यूशन। लोग जो है प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है, ये आपके दृष्टिकोण पे निर्भर निर्भर करता है। तो मैं, क्योंकि अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए ये गुणों पे ध्यान देने की कोशिश इसी तरह अर्थव्यवस्था में भी, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारे गुण हैं। हाँ, कुछ ऐब हैं जिन पे काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट है।
लेकिन मैं ये देखता था कि ये जो 3 साल की अवधि में लोग जो हैं, जो जो कमेंटेटर्स जो हैं, वो सिर्फ़ ऐबों पे ही उसी को ही बात करते थे। और जैसे ये मुझे ध्यान है कि एक अर्थशास्त्री जो है, तब कह रहे थे 2019 के समय में कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिडल इनकम ट्रैप में ऑलरेडी फँस गई है। यानी कि 5% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ आएगा नहीं अब। ऐसे ही जब महामारी का दौर था, तब कुछ शास्त्रियों ने कहा कि इस साल जो है जीडीपी 25% गिरेगा। तो पहला कोविड के पहले का समय, तब मैंने कहा था कि हमारे अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा कुछ इतना बड़ा कोई ऐब नहीं है। ये एक दौर है, चूँकि फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो जब ठीक हो जाएगा तो वापस आएगी जीडीपी। और मैंने ये कहा था कि देयर आर नो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंडियन इकोनॉमी। और तब लोग शायद, क्योंकि मैं नया आया था, तो शायद लोगों ने विश्वास किया, नहीं किया मुझे नहीं पता। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वो अनुमान था वो सही था। वैसे ही जब लॉकडाउन के समय, जब लॉकडाउन क्वार्टर में जब जीडीपी में कमी आई, और वो तो आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगने के कारण आई थी, तब मैंने कहा था कि वी शेप्ड रिकवरी होगी। और तब मुझे ध्यान है, मैंने जो उस 31 अगस्त 2020 को, जो मैंने जब जीडीपी आंकड़े आए थे, तब पहले 2 इंटरव्यू जो मैंने दिए थे, एक राजदीप सरदेसाई जी को और दूसरा एनडीटीवी को। तो उसमें भी काफ़ी सारा यही नकारात्मक चीज़ों पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान। तो इसीलिए मेरा मेरा ये अभी अब ये निष्कर्ष पे मैं आया हूँ कि एक जो दूरदर्शी जो व्यक्ति होता है, और एक निंदक जो है क्या करता है कि हर हर अवसर में भी वो चुनौती ढूँढता है, और जो दूरदर्शी व्यक्ति है वो हर चुनौती में अवसर ढूँढता है। आपने तो प्रधानमंत्री के आपदा में अवसर के बयान को एक तरह से कहा। मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे और आपने हमारी बातचीत की शुरुआत में जापान और चीन का उदाहरण दिया। हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि आप उस समय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे जब पूरी दुनिया और भारत भी हुँ, निश्चित हुँ। रूप से अ, इस सदी की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहा था, महामारी से जूझ रहा था। यानी सबसे संघर्षपूर्ण काल है जो जिसको कह सकते हैं भारतीय उत्पादन के लिए, हुँ, हुँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय वाणिज्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया के उस लिए। समय आप देख रहे थे। इसके बावजूद आप इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इस कल्पना के साथ आते हैं और आपने उसके लिए बाकायदा उल्लेख भी दिया है। मैं एक चूँकि आपने सरकार के साथ बहुत करीबी से काम किया है और मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, संयोग से दोनों अभी चुनाव के बाद भी वही अभी भारत की कर्णधार अभी हैं। तो जो विशेष गुण पाते हैं आप कि इस गुण के चलते हुँ, हुँ। भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के इस गुण के चलते हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। एक तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन-सा गुण है और दूसरा इन दोनों के साथ काम करने का जो आपका अनुभव था, उसमें कोई ऐसी बात जो याद रह गई हो हुँ। जिसका आप उल्लेख करना चाहें? बहुत सारी ऐसे मैं बातें हैं। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा सौभाग्य रहा। मैं एक उल्लेख बता, जैसे कई बार होता था कि मैं पीएम साहब को कोई प्रेज़ेंटेशन करने के लिए गया, तो कई बार वो इस तरह का की व्यवस्था करते थे कि जब मैं प्रेज़ेंटेशन करता था तो वन ऑन वन होता था। प्रेज़ेंटेशन करने के बाद मेरा ऐसे कम से कम 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब करने के बाद मैं जब उनके कमरे से निकला हूँ बाहर, तब मुझे ये अंदर लगता है कि चलो और मेहनत करते हैं यार। एक एक अंदर, मतलब ये अंदर का जो चल रहा है। और ये बात नहीं है, मैं बहुत मेहनती व्यक्ति हूँ। मेहनत करता हूँ, और ये भी बात नहीं है कि मैंने कि जो दुनिया में नोबेल लॉरिएट्स हैं, नोबेल लॉरिएट्स ने मुझे पढ़ाया है, उनसे मैंने एक्चुअली सीखा है। ऐसे ही आरबीआई गवर्नर्स, फेड के जो बोर्ड में रहे हैं, उनसे काफ़ी ऐसा, और इंडस्ट्री में जो कॉर्पोरेट जो काफ़ी अच्छे लोगों से मेरा सौभाग्य रहा है उनसे उनको जानना और उनके साथ काम करने का। इसके बावजूद पीएम साहब की एक विशेषता जो है, मैं तो मुझे तब लगता है कि मतलब इस कठिन परिस्थिति में एक अच्छा
एक नेतृत्व है, तो इसलिए चलो और मेहनत करते हैं। तो वो जो चीज़ है वो मुझे और ये इसलिए भी लगता था कि वो एक जो मैंने उनमें जो सीखने की जो चाह देखी है, वो जो है बहुत ही वो एक अलग है। क्योंकि आप देखें कि जो एक एक व्यक्ति जो एक काफ़ी सफलता पा लेता है, तो कई बार उस व्यक्ति को लगता है कई बार होता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है। एक थोड़ा अहंकार सा लेकिन ये बहुत अहम है कि जीवन भर आप एक एक छात्र रहो, यानी कि सीखते रहो। और ये मैं उदाहरण इस तरह देता हूँ कि रमण महर्षि जो हैं वो कहते थे कि जो इतने बड़े संत वो कहते थे कि आप इस कप में यदि आपको नया पानी भरना है, तो पुराना पानी जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे तो नया पानी उसमें नहीं डाल सकते। यानी कि यदि आपका भरा हुआ आप सोच के एक्चुअली मेरे को सब कुछ आता है, तो ये जुनून जो मैंने देखा और ये चाह देखी, ये बहुत अहम था मेरे अनुसार। ये बहुत एक खासियत। और दूसरा, कठिन निर्णय लेने की जो एक ताकत। जैसे आप ही कह रहे थे और सही भी है कि एक एक शताब्दी में एक बार पिछला जो इस तरह का एक महामारी आया था 1918 में, स्पेनिश फ्लू, जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली विश्व युद्ध के समय में, उसके बाद इतनी बड़ी, और उसमें एक जो निर्णय, और ये एक और जो मैं चूंकि मैं सरकार में रहा, ये भी एक बात है कि सरकार में आप हो तो आप जो भी निर्णय लोगे उस पे उसकी निंदा तो होगी ही होगी। आप करो तो भी निंदा होगी, ना करो तो भी निंदा होगी। ये वो, और मैं मतलब गलत तरीके से नहीं बता रहा हूँ एक्चुअली। वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी जिसको लेना पड़ता है कि आपको लेकिन तब भी तो निंदा की उतनी चिंता ना किए हुए कठिन निर्णय जो लेना, वो मेरे अनुसार बहुत अहम होता है। और जिस तरह का जो लॉकडाउन के बारे में जो निर्णय लिया गया था मेरे अनुसार, क्योंकि आप ये शायद आज चूंकि 2-3 साल हो गए हैं, लोग भूल गए हैं, लेकिन मुझे मुझे याद है पहला जब वेव आया था कोविड का, तब डॉक्टरों को भी ये नहीं पता था कि लोगों को वेंटिलेटर में डालना नहीं डालना, यानी कि डॉक्टर भी लर्निंग कर्व के ऊपर जा रहे थे, सीख रहे थे। तब आपके पास मास्क कुछ नहीं थी, और पीपीई तो वो किट्स वगैरह, और हमारी करीब करीब 140 करोड़ की आबादी, जिसमें कि सिर्फ वृद्ध जो है करीब 25-30 करोड़, और वृद्ध जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा, यानी कि अभी अभी आप अमेरिका की आबादी ले लें तो करीब 35 करोड़ की, तो हमारी जो सिर्फ वृद्धों की संख्या अमेरिका के बराबर। तो यदि लॉकडाउन नहीं होता, तो मैं जैसे, क्योंकि मुंबई के लोकल में मैंने ट्रैवल किया जब मैं आईसीआईसीआई में काम करता था इससे पहले, तो मैं सोचता था कि आप एक लोकल में एक बोगी ले लें, कंपार्टमेंट, उसमें करीब करीब 1000 व्यक्ति, और मान लीजिए आप चर्च गेट से विरार जा रहे हैं, चर्च 1 घंटे का सफर, उसमें एक भी व्यक्ति उसको मान लीजिए कोविड हुआ है, तो उस 1 घंटे के सफर में सारे 1000 लोगों को हो जाएगा। और वो 1000 लोग जाएंगे, घर जाएंगे और एक्चुअली अपने माता पिता से बात करेंगे, उनसे एक्चुअली तो वृद्धों, तो आप सोचिए कि कितना इससे जो है फैलाव होता। और ऐसा एक, और ये भी नेटवर्क फिनोमेनन होता है महामारी, यानी कि बड़े नेटवर्क में जब आबादी ज़्यादा होती है, उसका फैलाव और बहुत तेज़ गति से होता है। और जब आबादी एक्चुअली बहुत डेंस होती है, डेंसली पॉपुलेटेड, उसमें भी थी ये सब चुनौतियाँ थी। और वो ऐसा समय जब इटली में, स्पेन में, आप ध्यान देंगे, आपको तब इमेजेस भी आ रहे थे कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थी पहली में, तो वो एक्चुअली बाहर में ट्रीट कर रहे थे। और हमारी जो हेल्थ इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी सुदृढ़ नहीं है विकसित देशों के मुकाबले। तब भी हमारे आंकड़ों में देखें तो 10 लाख में से आप यदि जो जितने मृत्यु हुई, अमेरिका में करीब करीब 300, एक 10 लाख में, हमारे यहाँ पे 300, 300, 350, भारत में सिर्फ 30। तो ये इसलिए हुआ कि तब जो पहला जो दौर फर्स्ट वेव आया, उसमें कठिन निर्णय। एक और मैं आंकड़ा बताता हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत ध्यान से पढ़ता था तब। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, इनका विश्लेषण आया करीब करीब अप्रैल में इस तरह का। तब उन्होंने ये लिखा था कि भारत में जो पहला वेव, उसका जो पीक है वो मई के अंत में आएगा, और मई के अंत में लॉकडाउन नहीं लिया गया तो मई के अंत में, और मई के अंत में यदि पीक आई तो करीब करीब 60-70 हजार रोज मरेंगे, इतनी मृत्यु। और
चूंकि लॉकडाउन लिया गया था, कठिन लॉकडाउन, और उसमें समय मिला ये सारा पीपी किट्स, मास्क और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डॉक्टर्स को भी सीखने, तो इससे चलते क्या हुआ, हमारा जो पीक है वो सितंबर में आया। और इसी के कारण जो इतना तो कठिन निर्णय लेना जो है बहुत अहम था। और मेरे अनुसार इसमें, मेरे आंकड़ों से और जो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मुझे इसमें कोई दोहराय नहीं है कि इस महामारी के समय यदि कठिन निर्णय नहीं लिए होते तो जो आज की जो भारत की जो छवि और भारत की जो स्थिति बहुत अलग होती। क्या भारत उस जगह पहुंच गया है जहां आपने जब ज्वाइन किया था बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार और कोविड का जो दौर आया हम्म, उसके दौरान जो 2-3 सालों तक, मैं समझता हूं कि 3 साल से कम हम्म, उसका असर नहीं रहा होगा, क्या हम उस विकास दर को हम्म, आंकड़ों से इतर हम्म। छू चुके हैं? देखिए, अब हम भारत का विकास दर यदि देखें कोविड के बाद 7% से ज़्यादा रहा है। और ये हमने तब अनुमान भी लगाया था 7% से ज़्यादा ज़्यादा आएगा। लेकिन जैसे मैं पहले बता रहा था कि भारत की जो 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 पोटेंशियल है वो 8% की है। 8% से ज़्यादा भारत जो है विकास दर दर्ज कर सकता है। तो और रिफॉर्म्स किए जाए तो मैं हमेशा रिफॉर्म्स पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी, हालांकि 1991 से हम रिफॉर्म्स करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी और बहुत काम बाकी है। और रिफॉर्म्स यदि हमने किया तो मेरे अनुसार 8% का विकास दर हम कर सकते हैं। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7% के विकास दर से हमें संतुष्ट नहीं होना है। मैं, आप जो 4 पिलर्स की बात कर रहे हैं इस किताब में, उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें बिग पिक्चर्स हम्म, के तहत ही है हम लोग। उसमें आपने जो, जिसकी आपने चर्चा भी की थी कि ये जो मिडिल इनकम ट्रैप हम्म, जो है वो हमारी डेस्टिनी हम्म, नहीं है, नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हैं, और वो इसका उपाय भी बताए हैं कि हम्म, इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं। दरअसल इससे आपका आशय क्या है? और सरल भाषा में, सरल हालाँकि बात। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि जो भी अंग्रेज़ी जानते हो, और अगर आपकी अर्थशास्त्र में रुचि है या नहीं है, अगर भारत के विकास की गति और उसके भविष्य को समझना और ये समझना हो कि नहीं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी हम किस तरह से सब लोग साधन संपन्न हो सकें। आज गाँव में भी कोई चीज़ हम्म, ऐसी नहीं है जो शहर में उपलब्ध है, वो गाँव में भी उपलब्ध है। तो चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें हों, चाहे वो गाड़ियाँ हों, देश के हर महानगर में, और अब तो छोटे शहरों पे फ़िल्में भी बहुत सारी बन रही हैं लगातार। तो अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि की जो पहुँच है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, और वो कैसे पहुँच पाएगी, और उसके लिए बहुत समय नहीं है, 10-20 साल का समय जो जो आंकड़ा देते हैं, तो इस पुस्तक को इंडिया एट 100 को खरीद कर पढ़ सकते हैं, और रूपा ने इसको प्रकाशित किया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम से मैं ये भी कहूँगा कि ये पुस्तक हिंदी में भी आए, ताकि हाँ। भारतीय भाषाओं के लोग भी उसको समझ सकें। तो ये सवाल मेरा था कि इससे आपका आशय क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मिडिल इनकम ट्रैप, ट्रैप यानी कि एक जो हिंदी शब्द ढूंढ रहा हूँ मैं उसमें, फँस जाना। हाँ, फंस जाना, हाँ। तो फंसने की ये एक प्रतिक्रिया जो वर्ल्ड बैंक ने इसके बारे में, कि वो कहते हैं कि यदि आप मान लीजिए आप अभी गरीब हो, गरीब देश हो, तो आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा उतनी ज़्यादा नहीं, आपने थोड़ी, आपने प्रगति की, आप मिडिल इनकम में पहुंच गए। तो मिडिल इनकम में आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो जो है $3,000 से करीब करीब 12,000 15,000 का करीब, एग्जैक्ट मुझे आंकड़े याद नहीं है, बट तो यदि आप जो ट्रैप है, अभी कई कई बार मछली पकड़ने के लिए आप एक जाल जाल डालते हैं। डालते हैं। तो जाल जो है यदि मान लीजिए बहुत छोटा है, तो मछली पकड़ना जो है, मछली ज़्यादा ज़्यादा आएगी नहीं, और मछली पकड़ में आने की जो संभावना है वो कम है। लेकिन मान लीजिए आप पूरा जो सागर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा एक आपने एक जाल डाल दिया, तो मछली तो आ ही जाएगी, सारे मछलियाँ। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने जो जाल, जो मिडिल इनकम का जो बनाया है, वो इतना बड़ा बनाया है। दो, आप $3,000 के हो सकते हो जीडीपी पर कैपिटा, या फिर आप $13,000 के भी हो सकते हो, तब भी आप मिडिल इनकम। तो यदि इतना आप बड़ा बनाएंगे, जाल इतना बड़ा बनाएंगे, तो उसमें फंसा रहना तो स्वाभाविक है ना। तो यही बात है, आंकड़ों से मैंने एक्चुअली इसमें बताया है कि ये इसीलिए, यानी कि ये मिडिल इनकम जाल, जिसके बारे में मिडिल इनकम ट्रैप की बात करी, ये उन्होंने इस तरह बनाया है कि ताकि ये जाल बनी हुई है। तो लेकिन
यदि एक और आंकड़ों से देखें तो करीब पिछले 20-25 साल में करीब-करीब आधे देश जो हैं वो इस जाल से, हालाँकि ये जाल इतनी बड़ी है तब भी उससे उभर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई देश से फँसा ही रह जाता है। आप हमारे जो एशिया में जो बाकी जो हमारे देश हैं, पड़ोसी देश, उनसे यदि देखें तो आपका साउथ कोरिया हुआ, मलेशिया, कितने सारे एशियन टाइगर्स हैं, चाइना, ये सब एक्चुअली उभर के आए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मिडल इनकम ट्रैप जो है वो डेस्टिनी नहीं है, वो उससे भारत भी उभर के आ सकता है अच्छी नीतियाँ अमल करके। इसमें आपने जो है वो वशिष्ठ मुनि का उल्लेख करते हुए भगवान राम को जोड़ते हुए कि वो आपका कहना है कि जो डेस्टिनी है हुँ, और हुँ। जो एफर्ट है, हुँ, हुँ। जो हम एफर्ट करते हैं उससे हमारी डेस्टिनी बनती है, और हुँ। इसीलिए आप बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि दरअसल अगर भारत को कोई लक्ष्य पाना है तो उसे सभी को, ये जो सभी को समन्वित करने की बात जब आप करते हैं, हुँ, हुँ। आपका कोई चैप्टर ऐसा नहीं है चारों जो इंडिपेंडेंट हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हाँ। हैं। और आप कलेक्टिव एफर्ट की बात करते हैं। जब आप कलेक्टिव एफर्ट की बात करते हैं तो हमारी बातचीत में आगे आएगा हुँ, हुँ। कि सबसे बड़ा सवाल मेरा तो यही होगा कि आखिर एक इतने विशाल देश में जहाँ इतने तरह के इनकम ग्रेड भी कह सकते हैं हम, हाँ। केवल हम जब मध्य वर्ग, जैसे आपने उदाहरण दिया कि हुँ। मिडिल इनकम ट्रैप, हुँ, तो हुँ। मेरा कहना है कि मध्य वर्ग की आय में भी बहुत अंतर है। करेक्ट। हम उच्च और मध्य जिसको कहते हैं उसमें कितना अंतर है। हुँ। तो इन सब के बीच तादाद में कैसे होगा, आखिर ये कलेक्टिव एफर्ट कैसे होगा? उसमें जो पहला हम आते हैं, जो फर्स्ट व्हीलर की आप बात कर रहे हैं, और आपका कहना है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक हुँ, हुँ। फोकस है हुँ। ग्रोथ के लिए और ग्रोथ एलोन के लिए, हुँ, हुँ। ये ज़रूरी है। इसमें आपने पूरे 5 हुँ। चैप्टर आपने दिया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहला चैप्टर है हुँ। वह इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ पर है। हाँ। ये बहुत अहम है क्योंकि जैसे आप उसमें आपने जो वशिष्ठ मुनि का राम जी के साथ जो वार्तालाप, उसमें बहुत अच्छा एक किताब है योग वशिष्ठ। मैं बहुत पसंद करता हूँ उसमें क्योंकि इतनी इतनी गहरी बातें उसमें कहानी के रूप में बताया जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि आप भी इसमें आपने भी अनुभव किया है कि कई एक एक मानव जीवन में एक्चुअली हमेशा एक एक द्वंद्व रहता है कि मतलब कितना जो है वो सिर्फ़ किस्मत है और कितना मेहनत है। तो ये तो मेरे अनुसार एक्चुअली हमें मेहनत करना, जो हमारा कर्म करना जो है हमारा वो ज़िम्मेदारी है। तो वैसे ही देश को भी कर्म करना, ताकि हम वो मिडल इनकम ट्रैप में ना फँसे रहें, वो कर्म करना। और देश का कर्म क्या है एक्चुअली अच्छी नीतियाँ बनाना, वो करना ज़रूरी है। तो करेंगे तो एक्चुअली इसमें उभर के आएँगे। इसलिए उसमें वो कहानी मैंने अब आपने इनइक्वालिटी की बात की एक्चुअली, तो इसको इसमें भी मैं एक कहानी से बताता हूँ एक्चुअली। वो उस चैप्टर के शुरू में ये कहानी है। आपको ध्यान होगा जब हम शायद हम लोग थोड़े छोटे थे तब मालगुडी डेज़ एक सीरियल चलता था। उसमें जो सबसे अहम कैरेक्टर स्वामी। तो मुझे ध्यान है एक एपिसोड जिसमें कि स्वामी के इसमें गणित में 100 में 100 नंबर आते हैं। और लेकिन जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर, उनसे 20 अंक लेके इनके जो शंकर, स्वामी के जो दोस्त हैं शंकर को, जिसके सिर्फ 60 अंक आए होते हैं, उसको दे देते हैं। तो स्वामी जाके अपने माँ के पास रोता है और बोलता है कि माँ, मैं गणित में पढ़ाई नहीं करूँगा, गणित के लिए मैं मेहनत नहीं करूँगा। क्यों? बोलता है कि 80 नंबर तो मेरे ऐसे आ जाएँगे ना, क्योंकि मैं क्लास में ध्यान दूँगा तो मेरे 80 नंबर आ जाएँगे। 100 नंबर के लिए मुझे एक्चुअली मेहनत करना पड़ता है। तो वहीं, और वो रोते हुए जाता है। वहीं शंकर जाता है, शंकर बड़े हँसते हुए, वो भी बोलता है कि अब मैं भी पढ़ाई नहीं करूँगा गणित पे, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे को तो 20 अंक तो आने ही आने हैं, और मेरे को ना मतलब 10-15 नंबर तो ऐसे ही आ जाएँगे, और 20 अंक इन्होंने जोड़ दिए, तो मेरे पास नंबर तो ऐसे भी आ जाएँगे। तो आप देखिए मतलब इतना साधारण सा एक, लेकिन इसका जो ये जो महत्ता है दिखाता है कि जो एक मेहनत करने वाला, जो उससे आपने ले लिया तो उसकी जो मेहनत करने की जो इंसेंटिव उसकी जो वो भी गई, और जिसको जो जो संतुष्ट है मैं पास हो जाऊं इसमें, उसकी भी गई। तो ये चीजें जो समझना जरूरी क्यों, इसलिए क्योंकि हमारे देश में एक अभी जैसे एक और उदाहरण देता हूं। हमारे, आपको ध्यान होगा बप्पी लहिरी जी जो है, उन वो फेमस थे कि कोई वेस्टर्न ट्यून्स है म्यूजिक की, उसको एक्चुअली अब भारतीय शब्दों में डाल दिया और एक्चुअली गाना, यानी कि वो वहां से नकल मार ली।
तो आज के तारीख में काफ़ी सारे आर्थिक विषयों में हम जो पाश्चात्य उसमें उनकी नकल मारते हैं। जो इनइक्वालिटी है इसमें एक्चुअली ये आज की तारीख में यूरोप में और अमेरिका में इसका बात करना ये बहुत अहम है। लेकिन भारत में आज की तारीख में भारत को प्रगति पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि दोबारा आप आंकड़ों में देखें तो 1991 से आज की तारीख में जब इतना 7% का विकास दर हुआ है, उससे गरीबी में कितनी कमी आई है। एक यूरोप में उतने गरीब है नहीं और उनका विकास दर भी उतना हो नहीं सकता। तो वो जो है एक तो गरीब है नहीं, दूसरा विकास से वो उनको उभार भी नहीं सकते क्योंकि विकास दर उतना आ नहीं। लेकिन भारत के पास ये अवसर है कि 8% पे हम विकास दर दर्ज करके हम काफ़ी लोगों को उभारें, मिडिल क्लास को, और जो लोअर मिडिल क्लास है उनको अपर मिडिल क्लास बनाएँ, जो गरीब हैं उनको एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास में लाएँ। ये सब एक और उदाहरण से बताता हूँ। जैसे एक्चुअली इसमें सागर में जब एक लहर आती है, ऊंची लहर आती है, तो उससे सारे जो उस वहाँ पे जो नाव है वो सब ऊपर आ जाते हैं। वैसे ही विकास जब होता है तो उससे सारा सबका सबके ऊपर सब उभर के आते हैं। लेकिन ये करना जरूरी है कि विकास दर हम 8% करें। लेकिन हमारे जैसे डेमोक्रेसी में ये जो विकास है वो सामूहिक हो। इसीलिए मैंने दूसरा जो पिलर है, सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन, और उसमें रोजगार का, एग्रीकल्चर का बहुत लिखा है कि यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मैक्रो इकोनॉमी पे फेस करते हैं, में आप ध्यान देते हैं, तब आप ये जो मान लीजिए एक पिज्जा है, एक और उदाहरण से समझाता हूँ इसको। अभी यदि हमने छोटा पिज्जा यदि ऑर्डर किया तो छोटा पिज्जा में हमको लड़ना पड़ेगा कि मेरे को इतने स्लाइस दे दो, आप इतना ले लो इसमें। लेकिन यदि पिज्जा बहुत बड़ी हो तो पर्याप्त रहेगा सबके लिए। तो छोटी पिज्जा ना ऑर्डर करके हम बड़ी पिज्जा ऑर्डर करें तो सबके लिए, तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है उसमें। यही है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आप यदि विकास 8% का विकास पे ध्यान देते हैं और उतना करते हैं तो आपकी जो आप बड़ी पिज्जा बार बार बना रहे हो, तो उससे जो है आपका जो लेकिन जब आप जॉब्स पे ध्यान देते हो और फिर एग्रीकल्चर पे, रोजगार पे और फिर कृषि पे, सब ध्यान, तो वो सामूहिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। यानी कि अंत में मैं बता दूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो पॉलिसीज हमें विकास दर बढ़ाने पे ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं तो वेलफेयर और रोजगार पे जैसे ध्यान देते हैं, उन चीजों पे वो सामूहिक विकास के लिए बहुत अहम है। यानी कि एक ही नीति को लेके आप दोनों करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको क्लैरिटी जो है बहुत अहम है। आप दोनों को बांटना चाहते हैं। मैं ये बांटना शायद एक गलत तरीके से लिया जाएगा। बांटना नहीं कहूंगा मैं, जो मतलब जो फोकस है, आप चाहते हैं कि नीतियों का फोकस समन्वित रहे और हाँ, दोनों तरफ जब हम ताकि नीति दोनों बनाए तालमेल में चले, दोनों तालमेल में चले। लेकिन इसी अध्याय में, अभी हम लोग दूसरे पिलर पर नहीं जाते हैं, अभी इसी अध्याय में आपने दो और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिखा है। एक आपने कहा है कि रिक्लेमिंग जस्टिस, जहां आप कह रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत। ये बड़ा आश्चर्यजनक इसे पढ़ते समय भी मुझे लगा था और मेरे दिमाग में ये था कि मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा। सामान्य तौर पर जुडिशियल रिफॉर्म को अर्थशास्त्र से जोड़कर नहीं देखा जाता है। न्याय का सीधा संबंध मानते हैं हम कि हमारे जीवन पद्धतियों से, हमारे जीवन यापन से। न्याय का मतलब एक सुरक्षा है और एक सुरक्षित वातावरण है। मतलब कोई चोरी ना हो और कोई आदमी सड़क पर जा रहा हो तो दुर्घटना ना हो, कोई किसी के साथ जबरदस्ती ना करे। एक सामान्य फार्मूला में न्याय का मतलब ये है। लेकिन आप यहाँ पर उसको जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं और उसमें तमाम अध्यायों के साथ आपका मानना ये है कि व्यावसायिक और आर्थिक सुधार तभी हो सकता है जब जुडिशियरी भी इस बात को समझे कि हमें यहाँ मदद करने की ज़रूरत है। आज़ादी सबसे एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जब हम भारत के पहले बदलाव की बात अगर करें, पहला संविधान संशोधन जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ था, और जब हम उस पर भी ध्यान देते हैं तो वो भी ऐसे ही किसी एक संदर्भ के लिए था। बहुत सारे मुकदमे जो है वो हो चुके थे, ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ था और उसमें तमाम राजाओं ने मुकदमा कर दिया था और उसके चलते उनको सुधार की ज़रूरत पड़ी थी उस ज़माने में।
ये इससे और साथ-साथ आप दूसरा आपने ब्यूरोक्रेटिक जो नॉर्म है स्टील उसको भी बदलने की बात आप कह रहे हैं कि इसे भी सुधरना होगा। यानी 2 जगह आप सुधार की गुंजाइश देख रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और परिवर्तित हो। इनको भी इस सेक्टर को भी समझना पड़े। मैं चाहूँगा थोड़ा संक्षेप में ये दोनों सेक्टर क्यों ज़रूरी है अर्थशास्त्र के लिए और ये कैसे प्रभावित करते हैं हमारी आर्थिक विकास को? देखिए, एक अर्थव्यवस्था जो है, मैं एक उदाहरण के लिए एक हाथी के तरह होती है। अब हाथी, और ये कहानी हमने पढ़ी है, हाथी और जो 4 जो 4 ब्लाइंड मैन, या जो उसमें सहजवाद है। हाँ, तो यदि आप सिर्फ़ हाथी के पूँछ को पकड़ेंगे, तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो एक हाथी रस्सी की तरह है, या फिर उसने सूंड को पकड़ा तो आपने आज कुछ और लेकिन इसमें जो इंटरडिपेंडेंसीज़ जैसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसमें जुडिशरी का, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, अभी मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी चलाता हूँ और आपसे मैं कोई सप्लाईज लेता हूँ। मान लीजिए मैं खाना ही मतलब रेस्टोरेंट में एक होटल चलाता हूँ, तो आपसे मैं सारा सब्जियां वगैरह लेता हूँ। तो यदि तो मेरा एक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम दोनों में मान लीजिए कोई विपदा, कुछ नासमझी कुछ हो गया मान लीजिए, तो अब यदि मैं जाऊंगा केस डालूंगा, लेकिन जैसे दामिनी में मूवी में सनी देओल बोलते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब मिलिए तो सिर्फ तारीख, इंसाफ नहीं। यदि ये रहेगा तो इसका असर क्या होगा कि मान लीजिए मुझे निवेश करना है कंपनी शुरू करने में, और मुझे लगता है कि अरे इस तरह का कोई संकट आ गया, तो तब तो मैं तारीख पे ही करता रहूंगा, तो मैं वो निवेश करूंगा नहीं। ये बहुत अहम है कि एक ईज़ ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो वर्ल्ड बैंक में की जो की रैंकिंग्स होती थी, उसमें करीब 190 देशों में भारत जो है 164 की रैंक पे है। सोच के देखिए आप। हम ये मेरे लिए तो एक्चुअली ये काफ़ी काफ़ी दुखदाई बात लगती है एक भारतीय के रूप में, कि 190 देशों में हम 164 हैं। और इससे जो हमारी निवेश पे जो असर पड़ता है, क्योंकि जब एक एक निवेशक है, वो ये देखता है कि मान लीजिए कोई इसमें डिस्प्यूट आ गई है, और तो फिर डिस्प्यूट के लिए तो हम तो बस मतलब कोर्ट में जाते रहेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाएंगे, और फिर कुछ कुछ में कोई वो आएगा नहीं, निष्कर्ष आएगा नहीं। तो बोलेगा चलिए मैं भारत में निवेश नहीं करता हूँ, मैं जाके किसी और देश में निवेश कर लेता हूँ। तो इसीलिए निवेश के दृष्टिकोण से, और ओवरऑल जो यदि किसी भी इसमें आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता यदि रहती है, और ये अनिश्चितता हमारे यहाँ पे सिर्फ जुडिशरी नहीं बना क्रिएट करती, हमारी ब्यूरोक्रेसी के कारण भी काफ़ी अनिश्चितता बनती है, कि और ये अनिश्चितता जब रहती है तब निवेश नहीं आता है। तो हमारी जो 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 स्टील फ्रेम जो है, ब्यूरोक्रेसी, इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, मैंने 4 बजट पे काम किया था जब मैं केंद्र सरकार में था। उसमें से एक बजट जो था, उसमें तब दो जो डीए सेक्रेटरी थे, वो आईआईएम अहमदाबाद के ग्रेजुएट, इकोनॉमिक्स अच्छे से हो। वैसे ही जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे, वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी। तो इन 4 बजटों में, उस बजट में सबसे ज़्यादा मुझे आनंद आया काम करने में, और सबसे ज़्यादा प्रभावी बजट भी था। क्यों? क्योंकि वो एक उस ऐसे ऐसे लोग जो अर्थव्यवस्था की जो बारीकियाँ हैं, अर्थशास्त्र की बारीकियाँ समझते थे, इसलिए मैं जब जो आइडियाज़ बताता था, उनको समझ के उस पे एक्चुअली अमल करने की। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये दिखलाता है कि जब कोई एक्सपर्ट जब काम करता है नीतियों पे, तो उसका जो असर आता है वो अलग होता है। एक और उदाहरण इसमें देता हूँ, ये अलग एक दूसरे आप यूट्यूब में जाके इसको आप देख सकते हैं। 2014 में बिल गेट्स, जो कि इतने ही अकॉम्प्लिश, इतने सक्सेसफुल, वो और बहुत काबिल व्यक्ति हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स ने मैग्नस कार्लसन आप जानते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। तो उनको 2014 में उन्होंने चुनौती दी थी एक चेस गेम का। और यूट्यूब में जाइए, मैं आप दर्शकों से भी कहता हूं, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। पता है वो उस गेम में क्या हुआ? उस गेम में बिल गेट्स एक्चुअली सिर्फ 44 सेकंड में हार गए। 44। अब सोचिए कि आप, मैं और आप एक चेस का गेम खेलें, और आप मुझे 44 सेकंड में हरा दें, तो आपकी काबिलियत कितनी ज्यादा है मेरे से। और मैं इस बिल गेट्स जो हालांकि इतने काबिल इंसान, लेकिन चेस में एक्सपर्ट नहीं है। जबकि मैग्नस कार्लसन जो है,
वो चेस में एक्सपर्ट हैं। तो ये जो द्वंद्व, ये जो गेम हुआ, ये भी दर्शाता है कि एक्सपर्ट का क्या की भूमिका। और मैंने एक और उदाहरण से आपको बतला ही दिया इसमें। तो हमारे जो स्टील फ्रेम में, इसमें एक्सपर्ट लाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और इसमें एक और इसमें ये बात भी है, मैंने साफ देखा है कि हमारी जो सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो और इसमें मैं एक्चुअली मेरी मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स में उनको भी थोड़ी मतलब प्रॉब्लम्स रहती हैं कि मान लीजिए वो कुछ निर्णय लेते हैं, और कई बार आप निर्णय लेते हैं उस दिन के और उस समय के परिस्थितियों पे, लेकिन आप 10 साल बाद, 15 साल बाद आप बोलेंगे अरे ये निर्णय गलत था। तो क्या होता है कि वो फिर वो, और मान लीजिए उसको अब कोर्ट कचहरी के उसको रिटायर होने के बाद उसको यदि उसके प्रोविडेंट वगैरह फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपने रोक दिया, तो जो है अब सामान्य, मैं भी शायद वहाँ मैं रहूँगा तो मैं भी सोचूंगा कि मैं कठिन निर्णय लेने से पहले मैं 2 बार नहीं 10 बार सोचूंगा। तो उससे जो है रिस्क अवर्जन बनता है। तो ये सब चीज़ें अब बाकी इसमें जो काफ़ी सारे विकसित देश जो हैं और विकासशील देश 1970 के दशक से काफ़ी इन्होंने अपने स्टील फ्रेम में काफ़ी सारे सुधार किए हैं। तो उन सुधारों से भारत सीख सकता है, सीख कर इन चीज़ों को जो है इस पे ध्यान दे सकता है। ये एक और अंत में ये बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म जो है एक ऐसा है कि आप प्लेन चलाते हुए आप प्लेन में सुधार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये उसमें कठिनाई रहती है प्लेन चलाते हुए उसको सुधार करना, या फिर जैसे उसमें ओपन हार्ट सर्जरी, जब हार्ट चल रहा है तब आप उसको, तो उस तरह की होती है, तो इसमें कठिनाई रहती है। लेकिन बाकी देशों ने भी यही प्लेन चलाते हुए प्लेन की सुधार किया है, तो भारत भी कर सकता है और भारत को भी करने की आवश्यकता है। वरना हमारी सिचुएशन ये रहेगी कि हमारे तरफ से बहुत ही काबिल लोग, लेकिन बिल गेट्स जो है अगले अगले तरफ में जो है अब इसमें मैग्नस कार्लसन बैठे हुए, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो हमारा वो द्वंद्व जो हो रहा है चेस मैच की तरह, एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट का वो हो जा रहा है। तो इसलिए इसमें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने जो सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन की जो बात की है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो सीधे सीधे अच्छी नौकरियों का है। ये अच्छी नौकरियां आएंगी कैसे, जिससे हम 8% की विकास दर को छू सकें। इसी में आपने जो है मेक इन इंडिया की भी बात की है, यानी उत्पादन को भी जोड़ा है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ा है, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ा है इसके साथ साथ। और फिर आप उसमें आप जो है अमीर देशों के उदाहरणों के साथ आते हैं, आपने डेटा भी उपस्थित किया है, और यहाँ पे छोटे किसानों की भी बात है, लाभार्थी जिनको हम कहते हैं, और वो आपका कहना है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए ज़रूरी है। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात इस किताब को पढ़ने के दौरान भी लगी कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिससे आम आदमी का जिसका जुड़ाव हो वो आपसे छूटा हो। मतलब आप युवाओं के लिए नौकरी की भी बात करते हैं, जो दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, डिजिटल बदलाव हैं, उनकी भी बात करते हैं, किसानों का विषय बहुत बड़ा है, उनकी बात करते हैं, वहाँ पे भी रिफॉर्म की बात करते हैं। और आपका ये सीधा-सीधा मानना है, जो सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि अभी तक इस किताब को पढ़ने से पहले मेरी अवधारणा ये थी कि जो अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ लोग हैं, उनका काम जो है पैसों के विकास में, देशों के विकास में, उद्यमियों के विकास में होता है। सामान्य लोगों से जनजीवन भले ही प्रभावित हो रहा बजट की तरह से, जैसे बजट जो है बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन बजट से आम लोगों का ताल्लुक नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा प्रभावित वही होते हैं। हाँ, ताल्लुक है, क्योंकि ताल्लुक बहुत है, प्रभावित होते हैं। बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन वो जागरूक नहीं है। लेकिन आपने अपनी किताब में इन सारे बिंदुओं को टच करने की कोशिश की है, और आपका मानना है कि बिना सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव के, समन्वय के, हम उस रफ्तार को, उस गति को नहीं पा सकते जिसकी ज़रूरत है। ये देखिए, ये भी शायद मेरा अपने अनुभव से, क्योंकि जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे पिताजी मान लीजिए रेलवेज में काम नहीं करते, तो हमको तो पढ़ा नहीं पाते। तो चूंकि उनके पास एक रोजगार था, इसीलिए वो हमको पढ़ा पाए, और एक अच्छा हम पढ़ के एक्चुअली अब अच्छी जीवन यापन कर पा रहे हैं।
ऐसे ही और इस तरह की कहानियाँ हमारे देश में पिछले बहुत सारे लोगों की हैं, जितने जो पढ़ के मिडिल क्लास है। लेकिन ये कहानियाँ जो है आज अब सिर्फ़ मिडिल क्लास तक सीमित ना होकर एक्चुअली हमारे गरीबों को भी और जो मतलब अब ये भी ध्यान रखें कि एक्चुअली हमारे पिता हम लोअर मिडिल क्लास से आते थे, लेकिन अब पिताजी के पास तो एक रोज़गार तो थी, लेकिन ऐसे काफ़ी लोग हैं जो रोज़गार चाहते हैं। तो ये मैं अपने जीवन से देखता हूँ कि एक रोज़गार का इतना महत्व एक पूरे परिवार को ही नहीं एक्चुअली शायद पीढ़ियों का उद्धार कर जाता है। तो इसीलिए रोज़गार जो है बहुत अहम एक बार मैं एक प्रेज़ेंटेशन में मैंने एक बार एक्चुअली पीएम साहब को भी कहा था कि पीएम साहब कि सर यदि आप मुझे रात के 3 साढ़े 3 बजे उठाकर मुझे पूछें कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हो, किस चीज़ के कारण आपको नींद नहीं आती? तो मैं आपको बोलूँगा सर कि रोज़गार, रोज़गार और रोज़गार। तो क्योंकि हमारी जो आबादी है वो बहुत ही युवा आबादी है और रोज़गार का इतना महत्व और ये आपको भी ध्यान होगा जयप्रकाश जी कि जिस दिन आपको पहली नौकरी मिली, उस वो दिन आप कभी भूलेंगे नहीं, मैं भी नहीं भूला क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उसके जो मतलब लाइफ में इतना बड़ा, इतना अहम होता है, उसको अच्छा रोज़गार मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उसका जो जीवन का एक पूरा दृष्टिकोण है बदल जाता है। तो इसीलिए रोज़गार पे ध्यान देना एक डेमोक्रेसी में एक्चुअली जैसा इसमें कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही है। तो उसमें रोज़गार का बहुत अहम भूमिका है। सोशली उनको इंक्लूड करने के लिए और इकोनॉमिकली भी और इसमें एक जो सबसे अहम चीज़ है कि मैं बताता हूँ कि आप रोज़गार कौन-सी कंपनियाँ बनाती हैं? हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि अरे छोटी कंपनियाँ, वो धारणा सही नहीं है, आँकड़ों से आप देखें तो। एक जो कंपनी जो छोटी है आज के तारीख में लेकिन बहुत विशाल बनती है, उससे सबसे ज़्यादा रोज़गार बनते हैं। जैसे आप एक उदाहरण था इन्फोसिस ले लें। 1980 के दशक में 5-6 लोग साथ में जुड़े और आज के तारीख में कितने लाख लोगों को रोज़गार देती है। वैसे आज एक एक ज़ोमैटो ले लें या फिर कितनी भी जितनी कंपनियाँ हैं, कितने लोगों को रोज़गार देती है। तो इसमें हमारे हिंदी में भी एक कहावत होती है ना कि होनहार बिरवान के हो चीखने पात। यानी कि जो सृष्टि भी एक छोटा एक एक जो पौधा है, जो विशाल वृक्ष बन सकता है, उसको ज़्यादा उसमें ऊर्जा और वो सब देती है। वैसे ही सरकार को भी ऐसे कंपनियों पे ध्यान देना है, जो छोटी हैं आज के उम्र में छोटी हैं, लेकिन उनमें क्षमता है विशाल वृक्ष बनने की। ये विशाल वृक्ष जो है वो इतने फल देता है और फिर छाँव तो देता ही है। तो ये प्रकृति का जो नियम है, वो हमें भी क्योंकि हमारे देश में बौनापन का जो यानी कि कंपनियाँ जो 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 उम्र में बड़ी हो गई हैं, हम 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, लेकिन अभी भी बहुत छोटी हैं। तो उनसे जो है रोज़गार नहीं बनती। और ये आँकड़ा मैंने दिखाया है उसमें एक्चुअली आप क्रॉस कंट्री देखें या अमेरिका को कंपेयर हम कि अमेरिका में जो एक 30 साल की कंपनी है वो करीब-करीब 7 गुना ज़्यादा रोज़गार बनाती है एक 5 साल की कंपनी के मुकाबले। भारत में कितना? सिर्फ़ 40% ज़्यादा। कहाँ 7 बार और कहाँ सिर्फ़ 40% ज़्यादा। तो यानी आप सोच के देखिए कि अब अमेरिका में कितना रोज़गार बनता है क्योंकि कंपनी जो है जब 30 साल की बनती है तो 7 गुना ज़्यादा रोज़गार बनाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये धारणा रही है कि छोटी कंपनी है जो एक्चुअली वो बबूले के जैसे बबल्स के रूप में रहती है। वो उभरती हैं और मर भी जाती हैं कई बार एक्चुअली। लेकिन जो जिस कंपनी में क्षमता होती है कि वो छोटा बच्चा जैसा है लेकिन विशाल बने, वो रोज़गार बनाती है। इसलिए ध्यान देना बहुत सारी नीतियों को हमारे जो जैसे होनहार बिरवान की तरह सरकार को इस पे ध्यान देना है कि कंपनियाँ जो विशाल बने और हमारी नीतियों में काफ़ी सारे ऐसी नीति हैं जो एक्चुअली कंपनियों को छोटी रहने पे मजबूर करती हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप लेबर लॉज़ ले लें। लेबर लॉज़ में यदि अब आज की तारीख में 100 से ज़्यादा यदि आप कर्मियों को रखते हैं रोज़गार में, तो आपको सारा रूल्स आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। इतने तो आप 95 के हैं तो उतना आपको नहीं फ़ॉलो करना पड़ता। तो एक सामान्य व्यक्ति जो है वो एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि चलो मैं 95 पे रहता हूँ, मैं एक और कंपनी शुरू करता हूँ अपनी बीवी के नाम पे या फिर अपने भांजे के नाम पे या अपने साले के नाम पे। लेकिन उससे क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी है उसमें एक्चुअली जो प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता होती है, रोज़गार बनाने की क्षमता होती है, वो सब वो नहीं रह पाती कि तो इस तरह की नीतियाँ जो कि हमारे हमारे देश में कंपनी
कंपनियों को बने रहने की एक्चुअली एक मतलब फोर्स करती हैं, उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी। तो उसी में मैंने काफ़ी सारा अब दूसरा कृषि का आपने बताया। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इन चीज़ों का एक्चुअली मुझे डिटेल में बताना पड़ता है, क्यों ताकि लोग समझ पाएँ आँकड़ों के साथ, और जो इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स हैं। वैसे ही आप कृषि में देखें तो इतनी इतनी बातचीत होती है कि किसान जो है अन्नदाता है, ये है, वो है। लेकिन आप यदि आप ध्यान दें, तो आज के तारीख में छोटा किसान ही सबसे ज़्यादा पिसता है आज के जो जो वो ये भी हो सकता है कि एक्चुअली सिर्फ़ एक ही जगह मंडी में जा सकता है। तो मैं क्योंकि बिलासपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में वहाँ पे रहा हूँ, मैंने देखा है ये। छोटा किसान क्या करता है, उसको उसकी उपज बेचनी है तो उसने एक्चुअली उधार में या फिर लिया एक ट्रैक्टर, क्योंकि उसके बाद खुद के पास तो पैसे नहीं है ट्रैक्टर खरीदने की। तो वो रेंट पे लिया उसने एक्चुअली, और लाया अपना उपज, सुबह 8 बजे पहुँच गया बेचारा, शायद 6, 7, 7 बजे पहुँच गया। वहाँ का जो अड़हतिया है उसको पता है कि ये किसान जो है कहीं और जाके बेच नहीं सकता। तो क्या करता है वो अड़हतिया का वेट कराएगा, चलो 9 बजे पहुँचेगा, बोलता है कि वेट करो 2 बजे, 3 बजे, अब सुबह 8 बजे का आया हुआ किसान थक हार गया 3 बजे, 4 बजे, तो बोलता है अब जितना आप पैसा देते हो उसमें मैं चला जाता हूँ, क्योंकि कल मुझे दोबारा आना पड़े तो दोबारा वो ट्रैक्टर मुझे उधार उसमें लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा। मेरी कल की जो आज की कमाई तो गई, कल की भी कमाई जाएगी। तो इस तरह यदि आप इसलिए आंकड़ों में देखें तो ₹100 जो किसान बनाता है, जिसको आप बेच के उससे उसका ₹100 उसमें आए, उसमें से करीब-करीब सिर्फ ₹8 छोटे किसान को आते हैं। तो इसीलिए हमारी जो इसमें राजनीति है, इसमें छोटे किसान को लाभार्थी बनाने का, ताकि राजनीतिक तौर से एक्चुअली इसमें आए कि हमें कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि आज के तारीख में इतना जो किसान अन्नदाता के रूप में से बात होती है, वो बातचीत है, लेकिन छोटा किसान जो है आज भी पिस रहा है। और उसको लाभार्थी बनाने, उसको समझाना है कि यदि कृषि कानून यदि लागू होगा, तो क्या होगा? ये कृषि कानून हो जा मुझे काफ़ी दुःख हुआ जब कृषि कानून को कल का का म लागू नहीं हुआ। हो जाता है तो एक्चुअली यही छोटा किसान जब मान लीजिए सुबह 8 बजे आया है, वही इसको कहानी को दोबारा दोहराते हैं, लेकिन अलग तरह से। 9 बजे उसने एक्चुअली 1 घंटे, 2 घंटे वेट किया। यदि अब वो अरहत्या खरीद ना रहा है तो बोलेगा कि साहब आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो मैं बगल वाले मंडी में जाके बेचता हूँ। बस इतना वो कह दे कि उसके पास यदि बेचने की का विकल्प रहे कि बगल वाले मंडी में, तो उसको अरहत्या भी जानता है कि ये दूसरे जगह में जाके बेच सकता है। तो एक्चुअली वो तुरंत खरीद लेगा, और तुरंत खरीदेगा तो ₹100 में से ₹50 उसके आएँगे। तो छोटे किसान का जो स्थिति है उससे काफ़ी सुधार। ऐसे ही एक और अब देखें तो छोटा किसान का क्या होता है कि जब आपकी मान ली खरीफ की उपज आई, तो तब सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है तो कीमतें बहुत कम होती हैं, और उसके पास स्टोर करने की व्यवस्था होती नहीं छोटे किसान के पास। बड़े किसान तो एक्चुअली उनके पास जेब में पैसे हैं स्टोरेज वगैरह करने की। तो हमारे यहाँ पे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या करता है कि आपने कुछ भी मान लीजिए रखा कि मैं अभी नहीं बेचूँगा, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, जबकि जब थोड़े उपज जो है वो मतलब डिमांड और सप्लाई में ठीक हो जाएगा, प्राइसेस और बढ़ जाएँगे तब बेचो। तो छोटा किसान वो नहीं कर सकता। तो सारा जो आज के तारीख में हमारे जो कानून हैं, ये बड़े किसानों को और जो इंटरमीडिएट जो अरहत्या, उन्हीं के लिए काम करते हैं, छोटे किसानों के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, यही मैंने समझाने की कोशिश की है। इसीलिए राजनीतिक रूप से छोटे किसान को लाभार्थी बनाने का, और उससे उनको समझाने का कि आप जो हैं जिस पे आप समझ नहीं रहे हो कि जो आज की तारीख में जो कानून है इससे आप ही पिस रहे हो छोटे किसान, और बड़े किसान जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इनको लाभार्थी बनाना। मुझे इसी से मिलता-जुलता एक चैप्टर आपने जो वेल्दी नेशंस जिनको आपने कहा है, और जो डेवलपिंग इकोनॉमिक हुँ, हुँ। बर्डन एक चैप्टर आपने रखा है। ये हर जगह ऐसा क्या है कि बड़े लोग हमेशा लाभान्वित होते हैं और छोटे लोग अ, ये बहुत सटीक सवाल है। देखिए क्या होता है ना एक्चुअली, इसीलिए हमारे जैसे विकासशील देश में इसीलिए जो सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो जिसके पास पैसा होता है, वो क्या कर पाता है, वो एक्चुअली अब मान लीजिए उसका कोई केस हो गया, तो सबसे अच्छे लॉयर जो है उसको वैसे ही उसकी वो अस्वस्थ हो गया,
तो सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जा सकता है। पैसे हैं तो अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खान पान दे पाता है, तो जिससे स्वस्थ बनता है। तो ये एक है इसमें। इसीलिए जो है, जो अवसर है, अवसर को छोट मतलब जो गरीब है उनको भी वैसा ही अवसर देना, इसका एक ये प्रयत्न हमेशा एक किसी भी सोसाइटी में रहना चाहिए। क्योंकि ये अब ऐसा नहीं होगा तो जो 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 जिनके पास पैसा है उनके वो अवसरों का ज़्यादा अच्छा लाभ उठा पाते हैं, उनके पास जेब में पैसे होते हैं, अवसर पैदा भी करते हैं वो। तो इससे जो है लेकिन इसी में एक और मैं बता दूं, क्योंकि अगला जो मैंने स्तंभ जिसमें लिखा वो है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चैप्टर पढ़ते हुए भी और इसके दूसरे जो आपने सब सेक्शंस भी दिए हैं, एथिकल एथिकल वेल्थ वेल्थ क्रिएशन। क्रिएशन, ये कैसे, मतलब ये अपने आप में दोनों मतलब एथिकल को और वेल्थ को हमेशा दो अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर सामान्य तौर पर देखा जाता है। लेकिन आपका पूरा जोर ये है कि आपके आपकी किताब का मतलब जो भारत की जिस इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं कि 100वें साल का स्वतंत्रता दिवस जब भारत मना रहा होगा 2047 में, तो वो 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का देश होगा, एक इतना समृद्ध देश, जो दुनिया के सारे विकसित देशों के बराबर खड़ा होगा। इतना बड़ा स्वप्न, आप उसके साथ एथिकल वेल्थ क्रिएशन को जोड़ रहे हैं, और उसमें फिर आपने पूरे 6 सेक्शन हैं उसमें, सब सेक्शन 6 चैप्टर, सब सेक्शन जो है उसमें आप ये बताने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एथिकल? ये मेरे अनुसार जयप्रकाश जी बहुत अहम है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपने प्रश्न भी पूछा, उसमें आप देखें तो हमारे यहाँ पे जो पूंजीपति होता है या फिर जो धनी होता है, उसको विलन के रूप में देखने की एक उस तरह का एक अभिप्राय बन गया है। लेकिन ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या फिर किसी देश के लिए सही नहीं है। और मैं ये बतला दूं हमारे दर्शकों को कि मैं धनी व्यक्ति हूं नहीं। दूसरा, मैंने किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से एक पैसा नहीं लिया है, तो मैं किसी के लिए नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन हमारे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उसके लिए जो अच्छा है। इसमें पहला सवाल मैं पूछूंगा एक्चुअली कि जो मान लीजिए आप किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई उद्योगपति ABC जो भी है, उसमें आप नाम ले लेने में भी कोई बुराई नहीं है। आजकल बहुत सवाल उठते हैं अडानी जी और अंबानी जी को लेके, उनकी कंपनियों और उनके ग्रोथ को लेके, और माना ये जाता है कि ये सरकार के सपोर्ट के चलते उनकी ये समृद्धि हुई है। तो कोई ऐसी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं जो पब्लिक फोरम पे नहीं है। नहीं, मैं व्यक्ति विशेष पे ध्यान नहीं देना चाहता। मैं एक्चुअली जो सिद्धांत है उन पे ध्यान देना जी। चाहता हूँ। और सिद्धांत में मैं समझाना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनको। पहला दो सवाल मैं पूछूंगा इसमें। पहला ये कि जो धनी व्यक्ति होता है वो अपने धन को कहाँ लगाता है? क्या ऐसा है कि वो 2000 रुपए के नोट एक्चुअली उसने ATM से लाए और फिर अपने गद्दों में और अपने इसमें जो गद्दों में डालकर उसमें सोता है? ऐसा तो नहीं है। वो धन कहाँ पे लगता है? वो धन एक्चुअली अपनी कंपनियों पे लगता है। जैसे आप ले लें, आप आज तक है, इंडिया टुडे है, किसी पूंजीपति ने निवेश किया, इसीलिए आपका रोजगार है, इसीलिए आकांक्षा उनकी भी रोजगार है। हाँ, यानी कि दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी जो सैलरीड जो नौकरशाही जो व्यक्ति है, वो अपने आप से ये प्रश्न करे कि हमारे घर में जो रोटी बनती है, जो थाली आता है, वो किस लिए? वो रोजगार के कारण। और इस रोजगार के पीछे कौन है? तो व्यक्ति को ये लगेगा, अरे ये तो मेरी काबिलियत है। हाँ, आपकी काबिलियत है, लेकिन ये प्रश्न पूछ के मान लीजिए सारी काबिलियत आपके पास, सारी काबिलियत है, लेकिन कोई भी उद्योगपति नहीं है पैसे लगाने अपना जो निवेश करने के लिए, तो आपके पास रोजगार होता क्या? नहीं होता ना। तो यानी कि जो बात हम पहले कर रहे थे रोजगार का, रोजगार यदि एक्चुअली बनना है तो उद्योगपति को उद्योग लगाना वो एकदम आवश्यक है। आवश्यक और परिपूर्ण दोनों है। इसमें एक और मैं उदाहरण मैं अपने निजी जीवन से उदाहरण देता हूं। जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे कुछ महीनों में जब थोड़ा काम ज्यादा रहता है तो हमारे यहाँ पे घर में एक महिला आती थी। वो एक्चुअली बर्तन मांजने के लिए, हमारी माँ को सहायता करने के लिए। वो जो महिला है वो 9 और परिवारों में इस तरह का काम करती थी। यानी कि एक हमारा जैसा लोअर मिडिल क्लास का जो एक्चुअली का परिवार
10 में 1 भाग जो है एक मतलब बर्तन मांजने का वो काम हम देते थे। इसके विपरीत ये देखें, हमारे यहाँ पे जो सोनार, सबसे बड़ा सोनार जो दुर्ग में उसमें जो सोनार था, वो करीब-करीब 100 लोगों को को रोज़गार दे वहाँ पे काम करते थे। और चूँकि ये सोना का काम करते, वो एकदम उसमें कला चाहिए थी, तो उनका जो वेतन था करीब 10 गुना ज़्यादा। तो अब इन दोनों को साथ में आप देख के देखें, तो जो एक परिवार लोअर मिडल क्लास, जो हम तो कुछ पूँजी या फिर ये बना वेल्थ हम बना नहीं रहे थे, हम 10 में से 1 भाग रोजगार बना रहे हैं, जबकि जो 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 धनी है, पूंजीपति है, वो 100 नौकरियां, यानी कि करीब 1000 गुना ज्यादा रोजगार बना रहा है। और 1000 गुना ही नहीं, उनमें जो काम करते हैं वो 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता, ये उदाहरण मेरे अपने निजी जीवन से ही दर्शाता है कि यदि हमारे हमारे अर्थव्यवस्था में रोजगार बनना है, तो पूंजीपतियों की जो विलेन बनाने की जो हमारी जो धारणा है, इसको हमें एक्चुअली इस धारणा को हटाना पड़ेगा। और ये भी बतला दूं, एक्चुअली ये धारणा कहाँ से आती है? ये धारणा हमारी जो सोशलिज्म है, उससे आती है। क्योंकि यदि आप हमारे हमारी जो कल्चर, उसमें एक्चुअली आप जाके देखें तो हम क्या लिखते हैं, आपके पास, आपके घर में एक छोट पूजा का घर हो सकता है, पूजा का यदि होगा तो आप क्या लिखते हैं वहां पे? शुभ लाभ लिखते हैं आप, है कि नहीं? शुभ लाभ लिखते हैं। और हमारे जो 4 पुरुषार्थों में जो पुरुषार्थ की बात, उसमें तो अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। यानी कि पुरुषार्थ तो कहते मतलब एक मानव जीवन का एक सबसे मतलब जो एक 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 उद्देश्य है, उसमें अर्थ एक उद्देश्य है। तो वैसे ही आप एक और उदाहरण देता हूँ, जो ऋग्वेद जो कि आज सब मानते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट जो डॉक्यूमेंट, ऋग्वेद में श्री सुक्तम करके आता है। श्री सुक्तम करके एक प्रार्थना है। वो प्रार्थना किसके लिए है? वो माँ लक्ष्मी के लिए है। तो हमारी एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हमने हमने अर्थ को कभी गलत दृष्टिकोण से नहीं देखा। हाँ, ये जरूर हमेशा बताया है कि आप अर्थ का सृजन करें, लेकिन आप अच्छा काम करके करें। यानी कि जैसे आप एक उदाहरण थे, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, अब नारायण मूर्ति जी ने बनाई, रतन टाटा ने एक्चुअली टाटा का, यस। तो टीसीएस किया, वैसे ही बाकी सारे। आप एक्चुअली आर्थिक गतिविधियां बढ़ाते हैं, नई आइडिया लेके आते हैं, उससे आप धनी बनते हैं। तो धर्म और अर्थ, या धर्म मैं रिलीजन के रूप में नहीं कह रहा हूं, हिंदू या उसमें, लेकिन अच्छा काम करके उसमें, इसीलिए एथिकल वेल्थ क्रिएशन, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में शुभ करके लाभ बनाना जो है, हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। और इसी के चलते यदि आप जाके अर्थशास्त्र पढ़ें, मेरे अनुसार मुझे लगता है कि कई हमारे भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कई बार हमारी संस्कृति, हमारी जो जो की किताबें, स्क्रिप्चर्स, उनको नहीं पढ़ते हैं। 2500 साल पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा, वो कहते हैं, राजन, आप यदि अर्थव्यवस्था को अच्छा सुदृढ़ बनाना चाहते हो, तो आप जो इतने सारे आपने रोक टोक डाल रखी है आर्थिक गतिविधि में, उनको हटाओ। ये क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं तो क्या है ये? 2500 साल पहले। वैसे ही आप एक्चुअली दक्षिण भारत में तिरुक्कुरल जो है, तिरुवल्लुवर, वो कहते हैं एक्चुअली कि पैसा बनाओ, यदि आपको अपने विरोधी का घमंड तोड़ना है तो पैसा बनाओ, लेकिन सही तरीके से बनाओ। तो ये है हमारी संस्कृति। हमने यहाँ पे इस संस्कृति में एक्चुअली और ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है, भारत के आइडियाज नहीं है, ये यूरोप के आइडियाज, उसको हमने एक्चुअली लाकर, जैसे इसमें इंग्लिश में एक कहावत है, फिटिंग अ स्क्वायर पेग इनटू अ राउंड होल। हमारी डीएनए के विपरीत हमने इनको एक्चुअली को जोड़ने की कोशिश की है। भारत में कभी भी अर्थ को विलेन के रूप में, या फिर अर्थ जो धनी है, उसको गलत तरीके से नहीं देखा। हाँ, यदि वो गलत तरीके से पैसा बनाता है तो उसको जरूर और हमारे जो वो अर्थशास्त्र हो या फिर तिरुकुरल, उसमें बताया जाता है कि आपका जो पैसा है, जो आपका धन आया है, वो रहेगा नहीं आपके पास, यदि आप गलत तरीके से बनाते हो। ये बताया जाता है। तो ये इसमें मैंने इतना जोर इसलिए दिया है कि ये धारणा जो है बदलना बहुत जरूरी है। सामान्य व्यक्ति जो रोजगार, जो वेतन कमाता है, उसे ये सोचना है कि मेरा जो वेतन आता है, जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण होता है, यदि ये उद्योगपति यदि निवेश नहीं करते तो मेरा रोजगार नहीं बनता। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी उदाहरण लेता हूँ। मेरे पास ये हिम्मत है क्या कि मैं एक्चुअली जाके करीब कुछ 100 करोड़, या फिर 100 करोड़ मेरे पास है ही नहीं, उसके का मतलब एक छोटा सा बिंदु भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ होता भी, तो मेरे पास उतना धीरज नहीं है कि मैं 100 करोड़ लगाऊं
और उसके बाद वो 100 करोड़ हो सकता है सारा 100 करोड़ डूब जाए, क्योंकि आपको प्रतिस्पर्धा करना है, आपको आपके इधर उधर गवर्नमेंट के काट इधर उधर आपको जाना पड़ता है परमिशंस के लिए, तो कितना टेंशन भी लेता है ये। जब हम जो जो वेतनशील जो सैलरीड वाले हैं, ये सब चीजें हम सोचते नहीं है। मैं खुद सैलरीड हूँ, लेकिन मैं भारत की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि हमारे हम जो वेतनशील जो लोग हैं, हमें एक जो उद्योगपति हैं उनको उनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो भी मेरे अनुसार एक्चुअली बहुत ही एक अहम कार्य देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो रोजगार बना रहे हैं। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कितना सही ढंग से निजी तौर पर जो लोग श्रम करके पैसा कमा रहे हैं और जो एथिकल मतलब जिसको कह रहे हैं नैतिक रूप से पैसा कमाने का, जो व्यापार से पैसा कमाने का जो उद्देश्य है उसको आप कह रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था जब आप उत्तर दे रहे थे। रोजगार की बात आपने पहले चैप्टर में की है, आखिरी तक ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि रोजगार सरकारी मिले तो रोजगार है, नहीं तो नहीं। दूसरा, आपने बातचीत के दौरान कहा कि हमने जो योजनाएं पूर्व में रख ली, शायद कहीं न कहीं वो समाजवाद, साम्यवाद से प्रभावित कहीं न कहीं थी। ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जिसमें कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट के पास रहने की बात बार-बार की जाती है और जिसके चलते समाजवाद को जो लोग पूंजी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, उनका यह मानना है कि पूंजीवाद चूँकि लाभ कमाने के लिए है और वो आम व्यक्ति को उस रूप में नहीं देखता है। उसके लिए आम व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि उससे वो लाभ अर्जित नहीं कर रहा है। आप स्वयं क्या पाते हैं कि भारत जैसे देश में कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है और जो निजीकरण, जो पूंजीवाद है और जिसके बीच में आप कहीं न कहीं जिस ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टीसीएस का आपने उदाहरण दिया, इन्फोसिस की बात की, आपका कहना है कि जो आपने बहुत तार्किक ढंग से ये बात कही कि अगर किसी व्यवसायी के पास पैसा है, उद्योगपति के पास पैसा है तो कभी भी वो बेड के नीचे नहीं रखेगा। वो पैसे को पैसा इसलिए लगाता है उद्यम में कि पैसा कमा सके और उससे 10 लोगों को रोज़गार मिलता है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन इस दौरान ये जो बाइफरकेशन है जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस पर भारत इतने सालों से चला है, आप क्या निजी तौर पर क्या पाते हैं कि इन दोनों के बीच कहाँ संतुलन होना चाहिए और क्या सेक्टर ऐसा हो जो सरकार के पास हो और क्या हो जो निजी? ये बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत अच्छा मुझे क्योंकि इसमें भी ये जो आप प्रश्न दिए, आप जिस तरह आपने पूछा है, आपने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं जो है ये समाजवाद से ही आता है, ये भी गलत धारणा है। यदि आप जाके आप पढ़ें अर्थशास्त्र को पढ़ें, तो उसमें कौटिल्य क्या कहते हैं? बोलते हैं, राजन, आपको पानी पीने के लिए जो है टंकी बनानी है, आपको इतने सारे कल्याणकारी योजनाओं की बहुत बात करते हैं उसमें। वैसे ही एक और आप ये तो साहित्य तक है, तो इसमें कालिदास का भी उदाहरण देना चाहूँगा। कालिदास जी उसमें वो कहते हैं कि एक राजा जो है, जब जब टैक्स लेता है उसको किस तरह करना, जैसे बादल जो है पानी पानी लेते हैं धरती से, लेकिन उसको बादल में बना के करीब करीब 100 गुना पानी बरसाते हैं, बरसात, और उस बरसात से इतनी समृद्धि आती है। उस तरह एक राजा को सोचना चाहिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें भी कल्याणकारी योजनाओं का जो पूंजीवाद के साथ में हमेशा समावेश रहा है। ये भी गलत धारणा है कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये समाजवाद की, तो समाजवाद की है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ समाजवाद तो शायद 100 150 साल उससे भी कम का है। ये जो बातें हैं ये 2500 साल पहले कही गई हैं। आप यदि आप दूरदर्शन में ये आता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये वार्तालाप भी आता है कि एक्चुअली कौटिल्य इन चीजों को बताते हैं। ऐसे ही एक और इसमें हमारी जो आर्थिक सोच रही, इसमें एक और उदाहरण कितनी गहरी रही है। जो इसकी जब जब टैक्स की बात करते हैं, तो तब इसमें बात इस तरह की, जैसे एक मधुमक्खी जो है एक इस फूल के ऊपर जाता है, फूल पे जाता है, थोड़ा-सा उसमें से शहद निकाला, लेकिन उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर दिया। तो उस तरह की धारणा टैक्सेशन की रही है भारत में। जबकि आप पाश्चात्य जो सोच है उसमें देखें,
तो उसमें टैक्सेशन को कैसे बताते हैं कि एक एक्चुअली एक गूस को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे याद नहीं, लेकिन उसके गूस के जो फेदर्स हैं उसको निकाल के तो आपको टैक्स फेदर्स टैक्सेशन इज लाइक टेकिंग द फेदर्स आउट ऑफ अ गूस कि सबसे कम आवाज करे। तो यानी कि उसको उसको उसकी पीड़ा तो हो रही है, पीड़ा के बारे में राजा को कोई चिंता नहीं है, वो आवाज होगी तो आवाज से आपको पीड़ा होगी उसी के बारे में। यानी कि ये एक रेपेशियस रेपेश का मैं क्या हिंदी जो उसका जवाब मतलब ट्रांसलेशन को मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप धारणा समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ कि भारत में हमेशा राजा का जो अर्थव्यवस्था में जो काम था वो हमेशा ऐसे सोचा गया कि आप शुभ करो, उस कल्याणकारी इसमें योजनाएं बनाओ और उससे जो है सबका लाभ आए, सामूहिक विकास हो। तो मैंने जो इस किताब में एक्चुअली जो ग्रोथ की बात की है और सामूहिक, ये मैं मानता हूँ ये मेरा मेरा आइडिया नहीं है, ये हमारी संस्कृति की ये धरोहर है हमारी। और ये इस धरोहर को मैं बस एक हमारे भारतीय जो नागरिक है उनको लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका मानना है कि समन्वित विकास की जो अवधारणा है, आप मतलब जो मेरा प्रश्न था कि जो लोग आलोचना करते हैं निजीकरण की और पूंजीवाद पर बराबर जोर देते हैं। रुचि इस स्टूडियो में जब आए थे तो उन्होंने कहा था अमेरिका के पूंजीवाद पर उनकी एक किताब आई है और उनका कहना था कि पूंजीवाद डिरेल हो गया है, और डिरेल इसलिए हो गया है कि दुनिया की जो टॉप 20 कंपनीज़ हैं उनमें पिछले 10 सालों 20 सालों में नई कंपनियां नहीं घुस पा रही हैं। जो लोग वहाँ स्थापित हैं वो एक तरफा होता जा रहा है। ये उनका तर्क था और उसी पर उन्होंने किताब लिखी है। मेरा प्रश्न ये था कि आप इस बात का खंडन करते हैं कि नहीं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाजवाद या साम्यवाद की देन नहीं है। भारतीय संस्कृति में ये सदियों से 2500 साल, 3000 साल, 5000 साल भी पुरानी वेदों के समय में भी उस तरह का था। आप तो कालिदास जी की बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्तमान में हम अभी भारत राज्य है और जिस तरह से निजी कंपनियों ने ग्रोथ किया है और जिस तरह से नवरत्ना कंपनियों की जिनकी बात करेंगे, पीएसयूज का जब निजीकरण होता है तो हर बार ये हल्ला मचता है कि ये कंपनियां जो है सरकार कौड़ियों के मोल बांट दे रही है। मेरा प्रश्न ये था कि इन दोनों के बीच में आपका अपना पक्ष कहाँ पर है? हाँ, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक ये कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे आप ले लें डिफेंस, ले लें डिफेंस जो मत यानी कि आर्मी, जो नेशनल आर्मी है आपका, आर्म्ड फोर्सेस, नेवी है, एयरफोर्स है, तो ये सब तो सरकार को ही चलाना है। वैसे ही पुलिस, वैसे ही आप देखें तो कुछ सेक्टर्स में भी लें, जैसे टेलीकॉम। आज की तारीख में टेलीकॉम एक सेक्टर है जो बुनियादी ढांचा बनाता है। हमारा पूरा डिजिटाइजेशन जो है वो टेलीकॉम के, तो वो ऐसा एक सेक्टर है। और उसमें और आगे चल के जो काफी सारे जो भी युद्ध वगैरह होंगे उसमें भी टेलीकॉम जो है उसमें वो उस देश को खुद कंट्रोल करना बहुत अहम है। तो ऐसे सेक्टर्स सरकार को ही रखनी चाहिए। वैसे ही कुछ और कुछ, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में कुछ चीज़ है, मतलब सारा बैंकिंग जो है प्राइवेट सेक्टर में रहे, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि बैंकिंग से यदि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहते हैं तो कई बार जो गरीबों को ऋण मिलना है, गरीब जैसे इस तरह की बैंक, अभी आप देखें जो जनधन योजना, ये हम कह सकते हैं कि यदि पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होते तो जिस करीब 55 करोड़ की जो अकाउंट बनी है वो नहीं बनती। तो ऐसे कुछ कुछ चंद क्षेत्र हैं जिनमें सरकार का कंपनियों पे कंट्रोल रहना बहुत अहम है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो कहते हैं। लेकिन बाकी सेक्टर, जैसे अभी जिस समय हम थे उसमें, तब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ। एयरलाइंस चलाने का या फिर होटल चलाने का ये तो निजी क्षेत्र खुद कर सकता है। तो उनमें उसमें सरकार क्यों उसमें अपना जो एनर्जी है उसमें उसको वेस्ट करे? क्योंकि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिसिंग, डिफेंस, ऐसे ही टेलीकॉम, ये सब चीजें हैं जो इन पे बहुत ध्यान है। वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, ईज ऑफ लिविंग, वेलफेयर प्रोग्राम सही करना। जैसे अभी आप देखें पिछले 10 साल में ये हुआ है कि जो
करीब करीब 80 के दशक में 100 रुपये यदि सरकार खर्च करती थी तो शायद 10 रुपये से कम कम पहुंचता था जो वेलफेयर प्रोग्राम्स के। आज के चलते जो जैम ट्रिनिटी के साथ एक्चुअली 100 रुपये करती है तो काफ़ी हद तक वो पहुंचता है। तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो एक्चुअली वो अच्छा और उस अमल की जा रही है। तो ये अहम है, ये अहम है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, आपने अपने उत्तर में दो बड़े ही ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया जिनके बारे में मुझे सवाल पूछे बिना रहा नहीं जा रहा है और जो लोगों की ज़िंदगी से सीधे प्रभावित हैं, को प्रभावित करते हैं। हम्म, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। हम्म, भारत में इनका बहुत तेज़ी से निजीकरण हुआ है और जो सरकारी सेक्टर है हम्म, उनमें धीरे-धीरे विशेषकर प्राइमरी स्तर पर जब हम जाते हम्म, हैं तो वहाँ शिक्षा का स्तर हर व्यक्ति जो थोड़ा भी पैसा कमाता है वो चाहता है कि नर्सरी स्कूलों में हम्म, जाएँ, उनके हम्म, बच्चे हम्म, हम्म, अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों में हम्म, सीखें। हम्म। तो ये दोनों सेक्टर बहुत तेज़ी से निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। आपका कहना है कि ये दोनों सेक्टर सरकार के पास होने नहीं, चाहिए? नहीं, 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 मैं इसमें नीतियाँ जो हैं, शिक्षा में जो नीति है और स्वास्थ्य में जो नीति है, ये सरकार का काम है। यानी कि अच्छी नीतियों का अमल करके शिक्षा जो है सामान्य व्यक्ति को भी, हर व्यक्ति को शिक्षा अच्छा आए, वो उस पे ध्यान देना। वैसे ही स्वास्थ्य में, वो भी जैसे आप इंश्योरेंस ले, जैसे आत्मनिर्भर भारत। उसमें उससे क्या हुआ है, जो जेब खर्च जो स्वास्थ्य में एक परिवार करता है, उसमें पहली बार 75 साल हमारी आज़ादी के बाद 50 से कम जो है निजी क्षेत्र में निजी खर्च होती है। तो ऐसे ही ये दोनों क्षेत्रों में निजी कंपनियां और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों रहेंगे। हाँ, अभी आप कहीं भी देख ले, किसी भी देश में ले, दोनों रहते हैं। वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दोनों। लेकिन ये आप देखें तो जो गरीब है वो कई बार सरकारी स्कूलों में क्योंकि सरकारी स्कूल में जाएगा तो वो एक्चुअली उसको फीस देने की वैसे ही सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसका खर्च कम होगा। तो इनमें ध्यान देना ताकि जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसका स्तर वैसा ही है जो निजी स्कूलों में, ये सरकार को ध्यान देना है। वैसे ही सरकारी अस्पताल में जब गए तब आपकी मतलब जो स्वास्थ्य पे जो ध्यान दिया जाता है, जो वहाँ पे वही उसी स्तर का हो, ये सरकार का काफ़ी दारोमदार है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअली शिक्षा को पूरा सरकारी क्षेत्र में ही रहना चाहिए या फिर स्वास्थ्य सरकारी क्षेत्र में, वो सही नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान जो है इसमें नीतियों पे। दूसरा बात, यदि आप सरकार का काम देखें तो एक नीति बनाना, दूसरा नीति अमल करना। हमारे देश में ये दोनों पे भी बहुत काफ़ी नीतियों का अमल जो है उसमें भी काफ़ी अभी काम करना बाकी है। तो ये चीज़ यानी कि सरकार के हाथ में बहुत सारा काम है करने के लिए। तो अब एयरलाइंस चलाना या फिर पेट्रोल पेट्रोल बेचना, ये चीज़ें सरकार क्यों करे? अब आते हैं आखिरी चैप्टर जो मुझे लगता है कि इसी का जो जो हमारी बातचीत का जो आखिरी चरण है जिसमें आप इसमें अब जयप्रकाश जी, एक चीज़ क्योंकि आपने निजीकरण के बारे में पूछा और आपने कहा था कि कौड़ी के दाम में बेचते हैं। देखिए, इसमें मैंने आंकड़ों से बताया है कि आप अब जैसे आप प्राइवेटाइजेशन जब 1998 से 2003 की इसमें जब कंपनियां, उनसे मैं आंकड़ों में दिखाया कि एक कंपनी जब प्राइवेट होती है तो उससे जो है जो रोजगार बनता है, सप्लायर्स को कितना बेनिफिट आता है, और जो टैक्स भरती है कंपनी, मुनाफे पे टैक्स कमाती है, वो जब वो कंपनी जब सरकार के पास थी, जो डिविडेंड आता था उससे टैक्स ज्यादा भरती है। यानी कि आप देखें, हमारी जो मतलब देश को कितनी, एक तो आपका ज्यादा रोजगार बन रहा है, दूसरा सप्लायर्स और बाकी इसमें अर्थ काफी, और तीसरा जो सरकार के पास जो डिविडेंड आती थी जब जो कंपनी सरकार में थी उससे ज्यादा टैक्स भर रही है। तो यानी कि साफ है, क्योंकि जब एक कंपनी जब निजी क्षेत्र में जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो बोलते हैं, प्रोडक्टिव, उसमें काफ़ी वृद्धि आती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब मान लीजिए मैं अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, जी, मैं जब निजी अपने लिए मेहनत करूंगा तो सबसे ज़्यादा मेहनत करूंगा। अब मान लीजिए आप कह दें कि जयप्रकाश जी, आप बोलें कि सुब्रमण्यम जी आप मेरे लिए जाके परीक्षा लिखो, तो शायद मैं उतना उतना मेहनत ना करूं। तो यही चीज जो हम लाभ की जो
का जो उद्देश्य रहता है उसको हम बहुत गलत धारणा से देख, पहले भी मैं आपको बतला रहा था कि अच्छा काम करके लाभ कमाने में उसमें कोई गलत नहीं है, और लाभ करने के लिए मेहनत करने का जो ढांचा जब बनता है, वो ढांचा निजी क्षेत्र में बेहतर होता है सरकारी क्षेत्र के मुकाबले। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हमने बात की, डिफेंस की बात की, टेलीकॉम की बात की, उसमें वहाँ पे आपका सिर्फ मुनाफा एक चीज़ उद्देश्य नहीं होता, वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, उन क्षेत्रों को एक्चुअली सरकार में रहना, लेकिन जिन क्षेत्रों में लाभ कमाए उससे एक्चुअली जो पूरा रोजगार बने और आपका ये भी आपका टैक्स भी ज्यादा है, तो वो उसका निजीकरण करना मेरे आंकड़ों में साफ है कि उनका करना देश के लिए अच्छा है। ये आखिरी जो चैप्टर है जिसको फोर्थ पिलर आपने कहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ हद तक हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आपका कहना है कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये दरअसल बहुत आवश्यक है, और यहाँ पे आप मेक इन इंडिया को भी जोड़ते हैं, उसके बाद जो है नॉलेज को भी लेकर आते हैं, जितने सेगमेंट है, एक तरह से आपने जो पहले अध्यायों में जिनको रखा है उसको बहुत कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर के बारे में, ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, और शुरू में भी एक जो बात हुई थी कि दुनिया की जो कंपनियां निवेश की आपने बात की थी कि भाई निवेश हम तब तक नहीं करेंगे जब तक सारे सेक्टर सही ढंग से प्रस्फुटित होने, आगे बढ़ने की स्थितियां ना हो। प्रतिस्पर्धा को, निजी लाभ को, आपका कहना है कि नैतिक रूप से अगर कमाया जाए तो कोई बुरा नहीं है। श्रम को आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है, आखिर ये इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे हो, और कोई भी निजी क्षेत्र पैसा और भी तेजी से कैसे लगाए, और यहाँ पर जब आप सबको जोड़ते हैं ऊपर के सारे स्तंभों के साथ, तो क्या यह स्वप्न या यह विचार या यह सिद्धांत जो आपने इस पुस्तक में लिखे हैं, उसके ज़मीनी स्तर पर बदलने की स्थिति में हम कितने कदम बढ़े हैं? क्योंकि आपने जब पुस्तक की शुरुआत की है 2021 में, हम लोग 2025 में लगभग आ चुके हैं, 25 में बात करेंगे, तब तक क्या कुछ कदम हम आगे बढ़े हैं? हाँ, देखिए, इसमें मैंने जो चौथा जो स्तंभ है उसमें सुचक्र की बात की है। क्योंकि जैसे आप एक एक देखें तो अभी हमने करीब बातचीत में भी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे जो, मान एक एक ऐसा है, गाड़ी के एक कार की तरह है, छोटे-छोटे पार्ट्स हर सारे जुड़-जुड़ के एक्चुअली जो कार चलती है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो साथ सबका सम्मिश्रण और उनका एक्चुअली तालमेल में चलना जो है बहुत, तो ये सुचक्र जो है उसको समझना ज़रूरी है कि, और ये हमने विश्लेषण किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने जो देश हैं जिन्होंने 5% से ज़्यादा का यदि विकास दर यदि किया, 5% मैं रियल टर्म्स में बोल रहा हूँ इसमें, तो सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, कम से कम एक दशक में 5% औसताना, तो हमने ये देखा कि वो ऐसे देश थे जिन्होंने निजी निवेश पे बहुत ध्यान दिया, और नीतियाँ ऐसे उन्होंने एक्चुअली लागू की ताकि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। तो उससे अब निजी निवेश, जब ये सुचक्र इस तरह चलता है कि जब निजी निवेश आती है तो उससे रोज़गार भी बनते हैं। ये कई बार ये धारणा होती है कि निवेश आया तो उससे रोज़गार जो है कम, ये नहीं। इसमें एक उदाहरण से बताता हूँ मैं एक्चुअली, आपको ध्यान होगा करीब 20-30 साल से पहले, मुझे तो ध्यान है कि हमारे पापा जब बैंक में जाते थे पैसा लेने के लिए, तो एक टेलर बैठते थे, टेलर एक व्यक्ति बैठते थे, और आज की तारीख तो हम तो शायद हम एटीएम भी नहीं जाते, बट एटीएम में तो फिजिकल टेलर को एक एटीएम मशीन ने एक्चुअली, तो सिर्फ उस छोटी सी उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे जो निवेश हुआ एटीएम उसके कारण रोजगार चला गया, लेकिन यदि आप उसको एकदम मतलब पूरा समक्ष रूप इससे देखें तो एटीएम मशीन बनाने के लिए भी फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री में वहां पे रोजगार बना, और एटीएम मशीन में सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, और फिर जो पैसा लाने के लिए ले जाने के लिए जितने लोग हैं उस समय, तो आप पूरा मिला के आप देखें तो निवेश से जो है रोजगार जाता नहीं, रोजगार बनता है। तो ये,
ये समझकर अब सूचक्र को समझें कि जब निवेश होता है तो रोजगार बनती है, रोजगार बनती है तो लोगों के हाथ में पैसा आता है जिसको वो खर्चते हैं, तो जब खर्चते हैं तब डिमांड आती है, और डिमांड की अपेक्षा करते हुए निजी क्षेत्र जो है और निवेश करता है, तो वो सूचक्र जो है और तेजी से चलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अहम, यानी कि हम लोग जैसे वो वो नाइन नाइन पिन्स लगा के जो कि खेलते हैं, उसमें पहला पिन गिरा तो बाकी सब पिन, तो वो जो उसमें 9 पिनों में जो पहला, उसमें पहला सबसे ज्यादा निजी निजी निवेश है ये। तो इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अहम है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। तो इनमें अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे राज्यों को बहुत ध्यान देना है। अब काफी सारे जो रिफॉर्म्स हैं इन राज्यों को करना है, क्योंकि उदाहरण के तहत बताता हूँ, आप मैन्युफैक्चरिंग ले। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लैंड की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल जो मतलब पूंजी, तीसरा पावर की ज़रूरत चौथा पावर, पांचवा उसको एक्चुअली उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो बनाया उसको एक्चुअली वहाँ पे अब देश के अंदर और देश के बाहर करने के लिए भी, और छठा जो है कंपनी, जैसे पहले भी बता रहा था कि स्केल, यानी कि कंपनी सिर्फ छोटी नहीं बड़ी प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसको एक्चुअली स्केल की जरूरत। तो इनमें से ये 6 जो जो इनपुट्स हैं, इनमें से आप पूंजी को छोड़ दें, कैपिटल जो कि बैंक का जो कि केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, बाकी पांचों राज्य सरकार के दायरे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हम बहुत कम लोग हम इस पे ध्यान देते हैं कि राज्य सरकार क्या कर रही है इन नीतियों पे। जब भी अब बजट आती है, अब फरवरी में बजट आएगी, मैं 4 बजे, जैसे मैंने कहा 4 बजट किए मैंने, उसके बाद फिर हम जाते हैं सीआईआई में, फिक्की में, एसोचैम में, सब जाके समझाते हैं, चैनल में भी सेक्रेटरीज और सीए आते हैं, बताते हैं कि क्यों बजट, तो और प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछना भी आवश्यक है किसी डेमोक्रेसी में, लेकिन ये सारे प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि राज्यों की भी जिम्मेदारी है। तो हम लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी को के बारे में तो हम बात करते नहीं है, ना कोई चैनल बात करता है, ना कोई न्यूज़पेपर बात करता है, ना कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन, ना कोई अर्थशास्त्री एक्चुअली आज की तारीख में बात करता है कि राज्यों की जिम्मेदारी का क्या हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि निवेश आना है, तो और चूंकि वो रोजगार के लिए बहुत अहम है, तो इसके लिए नीतियां जो है राज्यों को बनाना है आज। और इसीलिए सबसे अहम जमीनी स्तर पे जो मैं कह रहा हूं कि जब मान लीजिए आंध्र प्रदेश का बजट आया, या फिर महाराष्ट्र का बजट आया, या गुजरात का बजट आया, या तमिलनाडु का बजट आया, तो हमें ये देखना है इन बजट में क्या इसके लिए लैंड में क्या रिफॉर्म्स किए गए। उनके मुख्यमंत्रियों से हमें प्रश्न पूछना है कि क्या आपने रिफॉर्म्स किया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है यहाँ आके आके फैक्ट्री लगा पाए, उसके लिए लैंड, वो जमीन जो खरीदना चाहती है उसको सुलभ बनाने के लिए आपने क्या नीतियां अमल की है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि उसको चलाना है तो उसको पावर चाहिए होगा, तो आपने स्मार्ट मीटर कितने लगाए हैं, ताकि क्योंकि आज की तारीख में होता है कि यदि आप फ्री पावर देंगे इसमें कुछ लोगों को, तो बाकी लोगों को तो और महंगा पावर पड़ेगा कंपनी उद्योग के लिए, तो आपने उसमें क्या नीतियां अमल की है। वैसे ही आपने एक्चुअली आज की तारीख में आप दिल्ली ले लें या फिर बम्बई ले लें, या मान लीजिए आपको दिल्ली से ही निकलने में जो आपने बनाया उसको ट्रांसपोर्ट करने 2 घंटे यहीं पे लग जाते हैं कई बार, इतना ट्रैफिक रहता है। तो ट्रैफिक कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ही जो परमिशंस देने के लिए ये क्या क्या उसमें आप कदम ले रहे हैं, जिससे कि कंपनी, मान लीजिए कंपनी आपके पास एप्लीकेशन लेके आती है, तो कम से कम 1-2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने में उनको परमिशन मिल जाए, ताकि इधर-उधर दूर भटकना ना पड़े। इस दूरदर्शन में एक शो चलता था मुसद्दी लाल, आपको, जिसमें कि वो मुसद्दी लाल अब छोटे-छोटे परमिशन के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह दर-दर ठोकर खाता था। तो वैसा वो ना होने के लिए आप क्या नीतियाँ, तो ये जो निजी निवेश है, जिससे जो सुचक्र चलाता है, जिससे कि आर्थिक विकास आएगा, रोजगार बनेगा, और जो सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन, जो सारा ये जो चारों जो स्तंभ हैं, उनमें आज की तारीख में राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही अहम है। और यदि हम अर्थशास्त्री और आप जैसे जो मीडिया में हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले, यदि हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो तो ध्यान नहीं देंगे ना इस पे।
तो मैं आज के तारीख में आपके जो पॉडकास्ट इसके माध्यम से ये मैं हम हमारे दर्शकों को ये बतलाना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि हमें हमारे मुख्यमंत्रियों को राज्य के जो उसमें वहाँ उनकी नीतियों पे भी ध्यान दें, जिससे कि निजी निवेश से जो सुचक्र है वो तेज से चल पाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम, बहुत बहुत आपका आभार और बधाई। लेकिन एक आखिरी सवाल ज़रूर मैं पूछूंगा। इंडिया एक्ट 100 की बात हम लोग कर रहे हैं, इस किताब की बात कर रहे हैं। अगर 2047 में भारत आपके स्वप्न के मुताबिक 55 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करता है, जिसकी शुभकामना सदिच्छा हम सभी रखेंगे, जो भी भारतीय हैं वो चाहेंगे कि तथास्तु। भारत वहाँ पहुँचे, तो इसका श्रेय किन लोगों को आप देना चाहेंगे? ये मैं ज़रूर चाहूँगा। मैं इसमें एक्चुअली अच्छी नीतियों को, और जो भी अगले 20-25 साल में, पिछले 10 साल में अच्छी नीतियां अमल हुई, उसमें काफ़ी सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। लेकिन अगले अगले 25 साल में और भी व्यक्ति आएंगे जो जो भी अच्छी आर्थिक नीतियों पे, दूरदर्शी नीतियों पे जो ध्यान देगा और उनका अमल करेगा, उनको श्रेय जाएगा। उदारीकरण की शुरुआत जिन लोगों ने की, अब ज़रूर, ज़रूर, अच्छा है आपने पीवी नरसिम्हा राव जी को बहुत श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। जैसे मैं अब हमने शुरू की मेरे निजी जीवन से, मैं अंत भी उसी ने अपनी निजी जीवन से ही बताता हूँ कि यदि वो जो उदारीकरण जो 1951 में जो हुआ, वो नहीं हुआ होता तो मैं शायद आईएसबी नहीं आ पाता, आईएसबी नहीं बनती। आईएसबी, इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस, तभी बनी इसलिए ताकि क्योंकि उदारीकरण हुआ। और एक ऐसे जगह जहाँ रिसर्च ड्रिवन इंस्टीट्यूशन, शोध, वहाँ पे उस जगह में शायद नहीं आ पाता। तो मैं अपने निजी जीवन में ही जब देखता हूँ तो मैं पीवी नरसिम्हा राव जी को बहुत श्रेय देता हूँ। वो तो जहाँ है उनकी आत्मा को सुख मिले, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया, निजीकरण का, और फिर जो लिबरलाइजेशन का जो किया। मैं तब आईआईटी कानपुर में रहता था, तब पढ़ता था, और वहाँ पे जो रीडिंग रूम है, वहाँ पे मुझे अभी भी ध्यान है, इकोनॉमिक टाइम्स में लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ता था। शायद तभी मेरी थोड़ी-सी रुचि बनी अर्थशास्त्र में, और तो उसका श्रेय उनको भी जाना चाहिए। ऐसे ही बाकी जो एक और जो इसमें मुझसे पहले कुछ अच्छी नीतियाँ टेलीकॉम में, जैसे राजीव गांधी जी ने जो टेलीकॉम में जब 80 के दशक में तब किया था, आपको ध्यान होगा उससे पहले ट्रंक कॉल लगाने के लिए, तो वो भी उससे भी काफ़ी, वैसे ही वाजपेयी जी ने जो टेलीकॉम को इतना अच्छा उभारा और फिर जो निजीकरण किया 5 साल में, काफ़ी सारे उनको सबको श्रेय जाएगा। लेकिन आगे इस सपने को साकार करने के लिए जो भी व्यक्ति आएँगे, और मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि एक्चुअली अच्छा नेतृत्व आए जो कि दूरदर्शिता के साथ अच्छी नीतियों का अमल करे, उनको भी श्रेय जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। अगले सप्ताह मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्वप्न, जो विचार, जो धारणा सैद्धांतिक तथ्यों के साथ प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने लिखी है, वह एक दिन साकार होगी, और भारत निश्चित रूप से उस लक्ष्य को छू पाएगा जहां पहुंचने का स्वप्न लगभग आज के समय में हर पढ़ा लिखा भारतीय देखता है। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।